वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी। आज हम लोग कुछ राजस्थान जेलों में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2020 में हुआ था। 2020 में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो लोग फॉर्म भरे होंगे उनको पता होगा कि नोटिफिकेशन आ गया जेएलओ का एग्ज़ाम का, जो कि 4 और 5 नवंबर को 2023 को इस एग्ज़ाम को होना प्रस्तावित है। तो अभी हमारे पास 1 महीने के करीब जो है समय बचा हुआ है। तो इस समय आप जो लोग जेएलओ फॉर्म भरे हुए हैं जूनियर लीगल ऑफिसर का, वो जो है डेली 50-100 MCQ जो अभी से ही स्टार्ट करते रहें, जिससे काफ़ी जो है आपको मतलब कि हेल्प मिलेगा और आप जो है ईजिली जो है जेएलओ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम आज कुछ जो है MCQ को देखते हैं जो 2020 में आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि फ्री लीगल एड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 39A। अब 39A को जो है थोड़ा देखते हैं। 39 क्या है? 39A हमारा बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। फ्री लीगल एड, ठीक है, ये कहाँ पर दिया गया है? DPSP में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये ऐड कब किया गया है? ये ऐड किया गया आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ठीक, और इसके अलावा जो है अगर फ्री लीगल एड की बात की जाए तो फ्री लीगल एड जो है हमारा CRPC में कहाँ दिया है? अगर लिंक करें हम लोग CRPC में कहाँ दिया गया? 41D में दिया गया आपका। इसके अलावा 304 में दिया गया। ठीक है, और CPC की बात करें अगर तो CPC के ऑर्डर 33 में का रूल 18 में दिया गया। ठीक है, तो ये फ्री लीगल एड के बारे में हो गया। ऑर्डर 33 किससे? इंडिजेंट पर्सन से। ठीक, इसको बोलते हैं फॉर्मा पाउपरिस ये एप्लीकेशन होता है इंडिजेंट का। ऑर्डर 33 में दिया गया। तो फ्री लीगल एड ये होगा, आपके पास जान गया। और इसके अलावा जो है अगर पूछेगा ये DPSP कहाँ से लिया गया है तो इसका शॉर्टकट है AIR, यानी कि ये फंडामेंटल राइट के लिए है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और आई ये आपका DPSP है। DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध से, ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? रसिया से लिया गया। तो AIR जो है हमेशा याद रखिएगा, आपको शॉर्टकट इसका। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि फ्री लीगल एड के संबंध में केस लॉ, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ क्या कौन कौन से हैं। तो इसके संबंध में 3 केस लॉ जो है इंपॉर्टेंट है फ्री लीगल एड से। फ्री लीगल एड 3 इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्टकट है MHK, यानी कि महक, माँ हो गया, हा हो गया और का हो गया। ठीक है, महक याद रखिएगा आपको। M से हो गया MH हॉस्कट, वर्सेस क्या है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, स्टेट ऑफ MH महाराष्ट्र का। MH हॉस्कट MH लिखा है इसलिए महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और इसके अलावा H से क्या है? हुसैन आरा खातून का है, ये आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है केस है। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, ये आपका 1980 का केस है। ठीक है, हुसैन आरा खातून का बहुत इंपॉर्टेंट केस है हुसैन आरा खातून का। इसके अलावा जो है MHK केस क्या है? खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस है। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपका 1981 का, 1 साल बाद है। पहले हुसैन आरा खातून फिर MH हॉस्कट। तो ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है? महक MHK। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या होता है?
ठीक है। तो आर्टिकल 14 देखते हैं हम लोग पहले। आर्टिकल 14 देखो क्या है। आर्टिकल 14 दो चीज़ की बात करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? ये जो है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश ऑरिजिन है, ठीक है, ब्रिटिश ऑरिजिन है। ये जो है आपका नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये जो है कहाँ से आया है? रूल ऑफ लॉ से आया है। रूल ऑफ लॉ आप जानते होंगे। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? रूल ऑफ लॉ किसका कॉन्सेप्ट है? एबी डाइसी का है, एबी डाइसी। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तीन चीज़ होता है या दो चीज़ मान लो भी। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि लॉ जो है सुप्रीम है, सबसे ऊपर कौन है? लॉ है। और जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है और इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो मतलब कि लॉ के सामने सब जो है इक्वल है। ये दो प्रिंसिपल पे बेस काम करता है। यही दो प्रिंसिपल जो है इंडिया में अप्लाई भी होते हैं। इसके अलावा इसका एक जो है प्रिंसिपल और है, ठीक है, वो अभी याद नहीं आ रहा, ठीक। वो लेकिन मतलब अगर इंडिया अप्लाई करना तो यही दो प्रिंसिपल जो है इंडिया अप्लाई होता है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक केस में हेल्ड किया गया था, उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, ठीक। अभी अब समझते हैं हम लोग इसको, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन ऑरिजिन है, ठीक है। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। उसके अलावा ये जो है इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको डिफाइन कहाँ किया गया है? इस वर्ल्ड को पूरे को इसको डिफाइन किया गया है जजमेंट जिसका नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूएस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, अनवर अली सरकार के केस में, ठीक। तो ये पूरा जो है इसके बारे में। और अगर पढ़ना है आपको तो आर्टिकल 14 के संबंध में इम्पोर्टेंट केस कौन कौन से, जैसे इंदिरा, पहला है आपका इंदिरा नेहरू गांधी, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। इसे बोला गया कि आर्टिकल 14 क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? केशव भारती का केस आया। केशव भारती में डिटेल जानना है तो हमने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या पूरा कहानी है, स्टोरी क्या है, उसके बाद जजमेंट क्या क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में बोला गया था कि आर्टिकल 14 क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका जो दूसरा केस वो है आपका आर के डालमिया का, एक आर के डालमिया है, डालमिया वर्सेस तेंदुलकर, जस्टिस तेंदुलकर है आपका। आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर है और इसके साथ आर के गर्ग भी है, दो है, आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो है इन दोनों केस ये जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन संबंधित है, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 14 जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है और प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को। तो इसी के ये दोनों संबंध में जो है एक केस जो है लैंडमार्क केस है, इसी संबंध में रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैसे बताया गया है। इसके अलावा आप यही पढ़ेंगे कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया प्लस नेक्सस का पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये भी मतलब इसी केस में आता है ये, आर के डालमिया वर्सेस तेंदुलकर वाला, तेंदुलकर जो जस्टिस तेंदुलकर है और आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा केस देख लो, तीसरा केस आपका ईपी रोयप्पा से, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, तमिलनाडु, ईपी रोयप्पा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है और प्रीलिम में खूब आता है एग्जाम में ये। तो ये बोलता है, इसका मतलब होता है ये इसने इस केस में हेल्ड किया गया कि जो है फेयरनेस, जस्टिस और जो है इक्विटी, ये क्या है? इसेंशियल एस्पेक्ट है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, पहलू है। किसका पहलू है? आर्टिकल 14 का, ठीक है। याद रखिए आर्टिकल 14 या फिर रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, जो कि डाइसी का है। दो बातें करता है रूल ऑफ लॉ, क्या बातें करता है? एक बोलता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए और इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, और यही दोनों चीज़ जो है इंडिया में अप्लाई भी होता है, ठीक। तो ये पूरा जो है आज, ये पूरा जो है ये इस क्वेश्चन के पूरा जो है आर्टिकल 14 के बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल एंड ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, सभी आएगा। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का है, सेपरेशन ऑफ पावर। रूल ऑफ लॉ डाइसी का है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ, ये भी ठीक है, ठीक। इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, कहाँ दिया गया? आर्टिकल 16 अगर देखा जाए तो आर्टिकल 16 में दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 15 भी देख सकते हो आप, 15 और 16 में।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4 है, ठीक है। हिंदी वाले मीडियम जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो, ये हिंदी में मैंने एक साइड में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। आर्टिकल 368 में क्या है? अमेंडमेंट से बारे में डील करता है। बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ दिया आपका? 124 से लेकर 147। तो बोला है कि प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सुप्रीम कोर्ट के किस केस में हेल्ड किया गया। तो इसके अलावा जो प्रीएम्बल को आप जो अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 में। तो ये बोला गया केशव भारती केस में, ये कपा केस है 1974 का है, ठीक। जस्टिस कौन थे? जस्टिस एसएम ऑनरेबल जस्टिस एसएम सीकरी है, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, सबसे बड़ा बेंच वाला अभी तक केस है, ठीक है। एडनीर मठ, ठीक है, एडनीर मठ से संबंधित है केशव भारती। इसका पूरा नाम है हिज हॉलीनेस केशव भारती श्री पडगलवारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 24 अप्रैल 1974 को हेल्ड हुआ था। अब देखते हैं हम लोग प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। देखो प्रीएम्बल क्या है हमारा, समझिए आप लोग, ये प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यानी कि किसी बुक का जो इंट्रोडक्शन, अब कोई भी बुक अगर खोलेंगे स्टार्टिंग में तो हर बुक में जो है एक प्रीएम्बल होता है, ठीक है। प्रीएम्बल क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है कि उस बुक में जो है क्या क्या लिखा गया उसके अंदर, उसका जो एक बेसिक जो है आइडिया आपको देता है, ठीक। ये हो गया आपका प्रीएम्बल। इसके अलावा जो है प्रीएम्बल जो है क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव बताता है। किसका ऑब्जेक्टिव बताता है? कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, होल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके पीछे का जो है उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसको बताया गया। इसके अलावा प्रीएम्बल के बारे में क्या है? प्रीएम्बल क्या है? इस प्रीएम्बल को जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नेचर के हिसाब से नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, यही बताता है प्रीएम्बल कि नेचर किस प्रकार बताता है। नेचर में आपका क्या क्या आएगा? जैसे आपका ये आएगा SSDR, ये आपके लिए शॉर्टकट SSDR, ठीक है। SSDR मतलब होता है सॉवरेन, सेकुलर, ये एक क्रम है, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, ये एक क्रम बता रहा हूँ मैं। पहले सॉवरेन आता है, SO आता है, फिर सोशलिस्ट, फिर SO आता है, फिर SE आता है, माने सेकुलर आता है, फिर जो है डेमोक्रेटिक आता है, डेमोक्रेटिक आप कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद R आता है, रिपब्लिक आता है, ठीक है। तो इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर का पूछेगा, इंटरव्यू में पूछता है, इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन बनता है कि जो है नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कहाँ दिया है? पहले पूछेगा कहाँ दिया है, बोला बताएंगे प्रीएम्बल में दिया है। पूछेगा क्या है उसका नेचर में, क्या क्या इंक्लूड किया है, तो ये जो है 5 चीज़ें इंक्लूड किया है, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक। सोशलिस्ट इसमें जो है सोशलिस्ट वर्ड जो है ये, और ये क्या नाम है आपका, सेकुलर है, हाँ सेकुलर सोशलिस्ट जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है इसे ऐड किया गया, ठीक है। एक और देखते हैं प्रीएम्बल के बारे में, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा प्रीएम्बल ये पूछता है कि जो है प्रीएम्बल क्या जो सिक्योर क्या करता है। तो प्रीएम्बल हमारा है ये सिक्योर क्या करता है, यानी कि किसको जो है सिक्योरिटी देता है। ये किसको देता है? सिटीजन को देता है, सिटीजन को, नागरिक। किस टाइप का सिक्योरिटी देता है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी देता है, तो इसका भी जो है शॉर्टकट है JLEF। कहाँ देता है सिक्योरिटी? सिक्योर करता है अपने सिटीजन को किस किस फील्ड में? जस्टिस में, लिबर्टी में, इक्वलिटी में और फ्रेटर्निटी में, ठीक। अब देखते हैं जस्टिस में क्या क्या आता है, ठीक है। जस्टिस में आपका आता है SEP, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी में आपका क्या आएगा? लिबर्टी में आपका थॉट आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, बिलीफ आ गया, फेथ आ गया, वर्शिप आ गया, ठीक। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और फ्रेटर्निटी ऑफ ब्रदरहुड। ये जो ब्रदरहुड है ना, फ्रेटर्निटी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सबसे महत्वपूर्ण एम है, ठीक है। अगर कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अल्टीमेट एम क्या है, अच्छा बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट एम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अल्टीमेट एम क्या है? इसका एम यही है कि ब्रदरहुड जो है, मदरहुड माने बंधुता की भावना, माने भाईचारे की भावना जो है लोगों में आए। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अल्टीमेट पर्पज अगर पूछा जाए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जितना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक हो गया, तो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट पर्पज क्या है? फ्रेटर्निटी है और ब्रदरहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो 4 है JLEF। जस्टिस में आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आ गया, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव, वर्शिप, ठीक है। और इसके बाद जो है इक्वल, उसमें क्या नाम है, ई से क्या होता है? JLEF, ठीक है। ये इसमें क्या आएगा आपका? एक्सप्रेशन, इक्वलिटी, आपका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी आएगा।
तो इसका फैटर्निटी में ब्रदरहुड आएगा, ठीक। तो नेचर पूछेगा तो नेचर का SSSDR है, ये SSSDR। अगर अगर पूछेगा कि सिटीजन को क्या मतलब राइट देता है, तो सिटीजन को ये 4 राइट देता है, जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फैटर्निटी का, ठीक। ये पूरा प्रीएम्बल के बारे में होगा। प्रीएम्बल के बारे में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि मतलब प्रीएम्बल जो है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल जो है, जो है हमारा प्रीएम्बल है ये क्या, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ठीक। तो इसके लिए 2 केस है आजकल, 2 लैंडमार्क 2 ही हैं, वैसे 4-5 केस है। तो अभी जो प्रीलिम का देखा जाए तो अभी 2 ही है। तो पहला केस क्या है आपका, बेरूबारी का केस। इन री बेरूबारी इनक्लेव था एक, गुजरात में था, जिसको जो है पाकिस्तान को दे दिया गया है। सब ज़्यादा हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे दिया गया है। किसने दिया, इंडिया ने दिया, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री सेटलमेंट करने के लिए, जो कि 1916 में हुआ था, ठीक है। ये क्या केस है। तो इसकी कहानी क्या है कि बेरूबारी का जो है, भारत ने क्या किया, भारत ने मतलब कि जब पार्टीशन किया उस समय उस एरिया का, उसमें से ज़्यादा अगर लैंड देखा जाए तो 60% लैंड जो है पाकिस्तान को दे दिया, और 40% जो है अपने आप पास रख लिया, ठीक। तो इससे जो अपोजिट पार्टी थे उन्होंने ये केस लेके आया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो है अपनी जो भारत की जो टेरिटरी है, ठीक है, उसको किसी भी कंट्री को दे सकते हैं। जिससे पूरा विवाद जो है बेरूबारी का हुआ। तो अगर बेरूबारी केस में क्या हुआ था 1960 में, ये बोला गया कि प्रीएम्बल जो है उसको जो है आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक। और प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक। लेकिन उसके बाद जो है दूसरा केस आया, केशव भारती का, जो सबसे लैंडमार्क है, इसमें बोला गया कि आप जो है प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं 368 में। यही जो है अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर यही दिया हुआ है, ठीक। इसके अलावा केशव भारती में क्या बोला गया, प्रीएम्बल हमारा जो है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। क्यों पार्ट है, क्योंकि जो है सॉवरिन हो गया आपका, ठीक है, सेकुलर हो गया आपका, सोशलिस्ट हो गया आपका, डेमोक्रेटिक हो गया, ये सब क्या बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ है, प्रीएम्बल में ही है। इसके अलावा आपका जस्टिस हो गया, लिबर्टी, इक्वलिटी वगैरह क्या है, सब बेसिक स्ट्रक्चर आपके, ठीक। तो इसीलिए जो ये प्रीएम्बल बोला गया केशव भारती में कि ये जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। यही क्वेश्चन ही था, दिखा दे रहे हैं, ठीक। तो दो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन था, देखिए केशव भारती केस कि जो अमेंड कर सकता है, और फिर दोनों बोले जाते हैं कि अमेंड भी कर सकता है और जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिट मेंशन इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन। कौन सा आर्टिकल 19 में क्या है, मेंशन नहीं है। हम लोग आर्टिकल 19 पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि कितने, इससे जो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आर्टिकल 19 से आपके, ठीक। तो देखिए पहले क्या है, 1 मिनट मिटा देता हूँ मैं इसको, मिट गया सब, ठीक है। आइए देखते हैं प्रियम क्या देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19, ठीक है, ये बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें 2 क्लॉज है, पहली बात तो आप देखिएगा, क्लॉज 1, क्लॉज 2। क्लॉज 1 क्या बोलता है कि आपको जो है फ्रीडम देता है, इस फील्ड में 6 फील्ड से फ्रीडम देता है आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक। लेकिन आर्टिकल क्लॉज 2 जो है इसका, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इन्हीं जो 6 प्रकार की फ्रीडम दिया गया है ना, इन्हीं पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये। उसका भी ग्राउंड दिया गया है, उसमें जो है आपका करीब जानिए 3 2 5 7 ग्राउंड है आपका, 7 से 8 ग्राउंड है, जिसमें जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि इस जगह पे जो है आपके फ्रीडम को हम जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपके फ्रीडम को जो है रोक सकते हैं, हम कर्टेल कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं क्लॉज 1 पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा राइट है। इसमें 5 प्रकार का राइट है। इसका शॉर्टकट है SAAMRT, और जितना शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ ना, इन सबको जो है आप जो है याद कर लीजिएगा, मगअप कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो जितने भी शॉर्टकट बता रहा हूँ ये एग्जाम में सब काफ़ी मतलब टाइम पूछे गए, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन में एग्जाम में, ठीक है। तो इन शॉर्टकट को सब आप जो है रख लीजिएगा एक नोट्स में, ठीक है। पहला देखते हैं SAAMRT, 5 है, ठीक है, 5 नहीं 6 है, सॉरी 6 है। तो पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये पीसफुल असेंबली है, ये असेंबली है, ठीक है। ये है एसोसिएशन है, यूनियन है, और क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। अभी हम लोग डिटेल करते हैं एक एक का। इसमें है मूव, यानी कि आप मूव कर सकते हैं फ्रीली, कहीं भी घूम सकते हैं आप। ये इसका है रिसाइड, कहीं भी रह सकते हैं आप पूरे इंडिया में, रिसाइड एंड सेटल, ठीक है।
इसके अलावा आपका ये जो है ट्रेड है, आप कहीं बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं पूरे इंडिया में। ये आपको आज़ादी दिया गया है 6 प्रकार का। पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा है असेंबली कर सकते हैं, पीसफुली आप असेंबली कर सकते हैं, तीसरे में एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं, पाँचवें में आप मूव फ्रीली पाँचवें में चौथे में आप मूव फ्रीली कर सकते हैं, और पाँचवें में आप जो है रिसाइड एंड सेटल हो सकते हैं, किसी भी भारत के किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में आप जो है रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्या है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग डिटेल थोड़ा इसका। जैसे ये जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ऐड किया गया है, ठीक है, ये ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक, 97 ये कब हुआ था, 2002 में आई थिंक हुआ था, ये हमको डिटेल नहीं पता, देख लीजिएगा आप लोग, हम बिना देखे पढ़ा रहे हैं। तो ये 2002 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ कहाँ पर है, तो दूसरे आर्टिकल में, जैसे हम आर्टिकल अगर देखते हैं डीपीएसपी यहाँ पे दिया है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दिया गया आर्टिकल 43B में दिया गया, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको दिया गया है पार्ट 9, जब पढ़ेंगे आप पार्ट 9, ठीक है, यही जो 97th हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसी में ये जोड़ा गया था पार्ट 9B। ये आपका 243 ZH से लेकर आपका ZT तक है, ठीक, ये है। इस समय शायद 105वां अमेंडमेंट है, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें जो है इसको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को शायद जो है इसको रिपील कर दिया गया है। इसको एक बार जो है आप चेक कर लीजिएगा, ये भी करंट का ही मैटर है, ये 2021 या 22 ऐसे कुछ हुआ है, ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में होगा, ये आपका आर्टिकल 19(1) के बारे में होगा, ठीक, तो ये जो है पूरा हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं अगर आर्टिकल 90 का क्लॉज 2 यानी कि दूसरे क्लॉज अगर देखते हैं हम लोग, दूसरा क्लॉज क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक, कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इसका भी शॉर्टकट है, देख लीजिए, SSI PD है, FD है, शायद FD है, FD और CD है, ठीक है, CD FD करते हैं आप फिक्स डिपॉजिट, और CD है, CD जानते ही हैं कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर में, SSI FD और CD, FD CD याद हो जाएगा, SSI थोड़ा दिक्कत हो गया करने में, ठीक, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पूछता है ये मेंस में, अगर मेंस की जान बहुत लागू हो तो आपको हेल्प करेगा ये शॉर्टकट वगैरह, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप जैसे बैठेंगे तुरंत कर लेंगे। जैसे आपके ये सॉवरिन को अगर खतरा लगता है, देश को खतरा लगता है, तो आपको जो है या फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य के सुरक्षा का मामला अगर है तो भी हो सकता है। और ये जो है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, अगर आप ऑफेंस को इंसाइट कर रहे हैं जो कि देश के खिलाफ है तो हो सकता है। F माने फ्रेंडली कंट्री, अगर आप फ्रेंडली कंट्री के साथ जो है फ्रेंडली कंट्री के रिलेशन को जो है फ्रेंडली रिलेशन को किसके फॉरेन कंट्री में फ्रेंडली रिलेशन को आप जो है डिस्टर्ब करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। इसके अलावा डिफेमेशन के केस में रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। इसके अलावा जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लग सकता है, कंटेम्प्ट करेंगे तो लग सकता है। इसके अलावा जो है आपका डिसेंसी एंड मॉरलिटी में आपका लग सकता है, ठीक, तो ये जो है 3 2 5 2 7 जो है रिस्ट्रिक्शन दिया गया है मेन। पहला क्या है, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी है, दूसरा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, तीसरा क्या है आपका इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, चौथा आपका सी माने कि होता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद डी माने कि डिफेमेशन आपका, एफ माने कि फ्रेंडली रिलेशन टू फॉरेन स्टेट है आपका। इसके अलावा डी कौन सा, डी डिफेमेशन आपका। तो ये आर्टिकल 19 पूरा जो खत्म हो गया आपका। अगर आर्टिकल 19 देखा देता, अगर 19(1) आएगा तो SAAMRT सम्राट, ठीक है, सम्राट कर लो, साम्राट SAAMRT। अगर दूसरा पूछेगा तो SSI, दोनों S से स्टार्ट होता है, ठीक है, SSI FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट, और कॉम्पैक्ट CD SDCD। तो ये पूरा जो है आर्टिकल 19 के बारे में है। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जो है सही है, इसको मिटाने में दिक्कत होता है काफ़ी, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या सही है इसका। ये क्वेश्चन आपका 19(1) आपको जो क्या बोला, कौन सा नहीं है, ठीक है, तो हमने बता दिया SAAMRT बता दिया, ठीक। और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला याद रखिएगा, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसके अलावा जो है आपका कहाँ जोड़ा गया है, DPSP में रखा गया है 43B में। इसके अलावा आपका कहाँ रखा गया है, पार्ट 9B, ठीक है, आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT
टी तक है। कौन सा नहीं है? फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें जो है इसके क्लॉज कौन कौन से, ठीक है, 19 यहाँ पर समझ लो कि 19 क्लॉज, 19 जो 1 है, 19 क्लॉज 1, इसका सब क्लॉज दिया गया है ना, तो मैंने बताया SAAMRT, इसमें ये सब क्लॉज, जैसे क्लॉज 1 में, क्लॉज ए में ये है, ठीक है, ये क्लॉज बी में, ये क्लॉज सी में, ये डी में, ये ई में, और ये एफ में नहीं, ये जी में, ठीक है। एफ जो है, पहले एफ था, एफ क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, R2P था, राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन जो है अब इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, पूरी तरह नहीं हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया गया, ये फंडामेंटल राइट से हट गया है, ठीक है। जब कोई केसवन और भारती वाला केस डिसाइड हुआ उसका पहले हट गया था, ठीक। ये हटा था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो आपका कब हुआ था? 1978 में, ठीक। 42nd हुआ था 1976 में, 2 साल बाद जो है 1978 में जो है 44th हुआ, ठीक है। इसलिए देखो 42nd यहाँ पे है, 44th यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ भी है और 2 का अंतर जो है सन में भी है, 76 78, ठीक। तो इसको जो है कहाँ प्लेस किया गया है आर्टिकल को? इसको जोड़ा गया रहेगा, आर्टिकल जो है 300A में रखा गया है, जो कि अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, ठीक। राइट टू प्रॉपर्टी, क्या देखिएगा, पूछता है कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, ठीक। तो ये पूरा इसके बारे में हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 19 में क्या नहीं है? इसमें जो है आपका प्रेस जो है, इंडिया में प्रेस, राइट टू प्रेस जो है आपके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक। तो इसका जो यही है, कौन सा नहीं है? राइट टू प्रेस जो आपका नहीं है। राइट टू प्रेस आपका अमेरिका में जो है, लेकिन इंडिया में जो है अप्लाई होता है, जैसे कि आपका केस वो है टाटा कोई केस है ना, टाटा वर्सेस ऐसा कोई केस करके, ठीक है, उन सब केस जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमदर्द दवा खाना वगैरह भी है, राइट टू प्रेस वगैरह सही है, ठीक। तो ये सब केस, इसके अलावा ये सब केस है, और भी केस इंपॉर्टेंट है इसमें, 4-5 केस का लिस्ट बनता है पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फंडामेंटल फ्रीडम आर्टिकल 19 में बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये बोल रहा है आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 में पढ़ा है अभी को, उसको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी में, विच इज़ कॉज्ड बाई, जो मतलब कॉज होता है, किसके द्वारा कॉज होता है? पहले हम लोग समझते हैं आर्टिकल 19 हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ दिया गया है? ये हम लोग स्टेटमेंट पढ़ा ना क्वेश्चन में कि सस्पेंड कर सकते हैं, तो सस्पेंड जो है कहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग देते हैं। इसके दिया हमारा इमरजेंसी में, इमरजेंसी का चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर देखो 18 है, ठीक। चैप्टर 18 है आपका, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक। ये जो है आपका चैप्टर जो है 18 है, और इमरजेंसी कहीं डिफाइन भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपका डिफाइन है आर्टिकल जब पढ़ेंगे 366 का क्लॉज 18, इसका भी क्लॉज 18 ही है, यहाँ इमरजेंसी डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 366 क्या है? इसमें डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ वर्ड है जिनका डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ वर्ड इनका डेफिनेशन जो है इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 366 में, ठीक। जैसे SC हो गया, ST हो गया, 24-25 में SC ST दिया है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन वगैरह इस तरह जो डिफाइन किया गया। इमरजेंसी चैप्टर पार्ट 18 में, भाग 18 में इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। इसके 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन से संबंधित है आपका। एक है आर्टिकल 358, 358 और 359, ठीक। 358 बोलता है कि जो है सस्पेंड हो जाएगा, कब सस्पेंड हो जाएगा? इमरजेंसी जो है लगाया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या सस्पेंड होगा? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल जो है 19, ठीक, सस्पेंड हो जाएगा। 359 में क्या बोलता है कि जो है सस्पेंड नहीं होगा, सस्पेंड ये होगा, ये नहीं होगा। कौन से आर्टिकल नहीं होंगे? आर्टिकल 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अभी आर्टिकल 20-21 को देख लेते हैं क्या है, ठीक। तो ये हो गया आपका, सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं इमरजेंसी में, जैसे आपका आर्टिकल 352 हो गया, ठीक। 352 आपका आर्टिकल जो हो गया, ये किससे आपका है? नेशनल इमरजेंसी है, ठीक। 356 में आपका है 352, 56, 60, 356 में क्या आपका? प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है, ठीक, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है। ये आपका जो है, जब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है काम नहीं करता है, तो जो है ये लगता है 352 आपका लगता है 3 केस में, बेजिंग वार में लगता है, और एक्सटर्नल एग्रेशन है, और एक कोई और है, ठीक है, एक रिविलियन है, सॉरी एक रिविलियन है। इसका भी शॉर्टकट है, शॉर्टकट से याद आया हमको, WAR, वार, ठीक है।
ऐसे ही कुछ है शॉर्टकट, ठीक है। तो ये जो है आपका 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और 356 में क्या है आपका प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। 360 में क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आज तक कभी नहीं लगा है, ठीक, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 20 के बारे में। 20 के पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल जो है 21 के बारे में। 21 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक। ये आर्टिकल 21 हो गया। बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक। ये दो प्रकार का, एक होता है लाइफ होता है, पर्सनल लिबर्टी इसी पर डिफाइन किया गया है। और एक लास्ट में इसका जो डिस्प्यूट है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉस है। ये सब है, बता देंगे पूरा। इसके अलावा आर्टिकल 20 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है डबल जियोपार्डी और तीसरा है डबल जियोपार्डी। माने किसी मतलब व्यक्ति को मतलब एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं करेंगे, एक ऑफेंस के लिए या सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका लास्ट क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते जो है एविडेंस लेने के लिए। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब होता है कि जो है नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ। मतलब किसी व्यक्ति को आप पनिश नहीं करेंगे जब तक उसने जो है लॉ को वायलेशन नहीं की, ठीक। डबल जियोपार्डी क्या बोलता है, 20 का क्लॉज 2 है, ये 20 क्लॉज 1 है, 2 है और ये 3 है, 3 क्लॉज है, ठीक। डबल जियोपार्डी क्या बोलता है, डबल जियोपार्डी ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, ठीक, मोर देन वन MTO, ठीक है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या बोलता है कि नो सेल्फ इंक्रीमेशन बोलता है। इसमें क्या है, नो पर्सन शैल बी कॉम्पेल्ड, इस तरह आप याद करिएगा, पढ़िए, तो शॉर्टकट है ना आपका, जल्दी आप पढ़िए, रिवाइज कर लेंगे। नो पर्सन शैल बी कॉम्पेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक। इन सब पे केस भी बहुत सारे हैं, पूरा मतलब अलग अलग करके सब क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इन सब पे जो है देख लीजिएगा आप। तो ये पूरा जो है कुछ आपका जो है पूरी स्टोरी जो है इसके बारे में होगी, इमरजेंसी के बारे में होगी। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 21 के बारे में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 9 सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि 358 की बात कर रहा है। अगर 19 होगा तो फिर 58 होगा, ये लास्ट 8 है ना, और 9 इंटू 9 2 जा 18 होता है, ठीक। तो अगर यहाँ पर 9 है, 19 से तो 8 होगा लास्ट में। अगर 359 है तो होगा 20-21 होगा। ये जो है सस्पेंड नहीं होता है, 359 में सस्पेंड नहीं होता है, 358 में सस्पेंड होता है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सस्पेंड है ड्यूरिंग इमरजेंसी विच इज कॉल्ड बाय वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट केस ऑन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। किस केस में जो है पहला केस ये आया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है कहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। पहले देखना इक्वल पे आपका इक्वल वर्क जो है कहाँ दिया गया, आइए समझते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका दिया गया आर्टिकल 39 के क्लॉज डी में दिया गया, डी फॉर डॉग वाला, DPSP है। कहाँ से लिया गया, बोरो कहाँ से किया गया, AIR फंडामेंटल राइट अमेरिका से, ये आयरिश से, आयरलैंड से लिया गया है DPSP आपका। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज स्टोनसिंग कमेटी से बनाया गया, ठीक, याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है इसको ऐड किया गया, पहले नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया। टोटल कितना है, 11 है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया, ठीक है। और भी पढ़ लेंगे बाद में क्वेश्चन आएगा तो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39D में दिया गया, ठीक। दिस राइट इज नॉट ए कंसीडर टू ए फंडामेंटल, यह मतलब कि फंडामेंटल राइट तो नहीं है क्योंकि DPSP का पार्ट है, लेकिन इसको जो है फंडामेंटल राइट के रूप में जो है ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं आप। और जो इसका प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है आर्टिकल 32 में,
आर्टिकल 32 क्या है, रिट देता है। किसका रिट है? रिट है ये जो है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिट है ये। इस 5 प्रकार के रिट होते हैं, जानते हैं आपको। हैबियस कॉर्पस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्सियोरी हो गया, ठीक है, मैंडेमस हो गया, कोवारंटो हो गया, ठीक है। इसमें 4 क्लॉज, अगर आपको और पढ़ना है 32 के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ। 32 के बारे में पढ़ना है, 4 क्लॉज है इसमें, ठीक। पहले में बोलता है जनरल रूल कि जो है आपको जो है रिट का सुप्रीम बोलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट का, ठीक है। दूसरा क्लॉज बोलता है टाइप्स कि कितने प्रकार के रिट होते हैं। तीसरा बोलता है कि पार्लियामेंट के पास, तीसरा क्लॉज इसका जो है ये बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अदर कोर्ट को भी जो है रिट का पावर, रिट का अधिकार दे सकता है। ये मेंस में या इंटरव्यू पूछ सकता है आपका कि मतलब पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिट किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए भी लॉ बना सकता है? तो हाँ, लॉ बना सकता है। क्लॉज 3 में बोला गया, ठीक है। और क्लॉज 4 में क्या बोला गया? क्लॉज 4 आई थिंक ये हमें याद नहीं आ रहा, ठीक है। क्लॉज 4 में क्या बोला गया था? आई थिंक इसका जो वो था शायद कि मतलब ये सस्पेंड नहीं होता, हाँ यही शायद है कि सस्पेंड नहीं होता ये, ठीक है। सस्पेंड नहीं होता एक्सेप्ट जहाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, तो अगर कहीं एक्सेप्शन, जैसे कि आपका एक्सेप्शन कहाँ प्रोवाइड किया, अभी ने ऊपर ही पढ़ा है, कहाँ प्रोवाइड किया आपका 358 या 359 में, 359 ही इसका सही रहेगा। 359 में जो है, एक मिनट, ठीक है, 359 में क्लॉज इसका 4 ये बोलता है, फिर समझते हैं। क्लॉज 4 ये बोलता है कि जो है ये जो है सस्पेंड नहीं होगा एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रोवाइड कहीं किया है सस्पेंड तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, उसी का जो 359 में प्रोवाइड किया गया, इसमें बोलता है केवल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होगा, बाकी सब सस्पेंड हो जाएगा। तो आर्टिकल 32 भी सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक। ये सब जो है हेल्ड किया गया था, ठीक है। ये सब जो है हेल्ड किया गया था कि मतलब कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, उन्होंने आपको बताया कि जो है यह डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ट्रीट कैसे करता है? ट्रीट करता है एज ए फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करता है, और जो है रिट के माध्यम से जो है आप रेमेडी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको जो इक्वल मतलब जहाँ काम कर रहे हैं आपको उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, तो एक तरीके का फंडामेंटल राइट हो गया। बोला गया था रणधीर केस, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक। तो ये हो गया, ये पूरा जो इसके बारे में हो गया आर्टिकल 39 का क्लॉज ए में, क्लॉज डी में, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बोला गया फर्स्ट केस इक्वल पेपर इक्वल डिसाइड किया गया, ठीक है। तो आपका फ्रैंक एंथोनी का केस हो जाएगा, ठीक, यूनियन ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। स्पेशल प्रोविजन कहाँ दिया गया? आर्टिकल 15(3) में दिया गया। आर्टिकल 15(3) को समझते हैं क्या है। हमारा जो आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 को यह प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा था आपका, क्योंकि स्टेट में एक स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके लिए, वुमेन वगैरह के लिए। तो इसमें ये दिया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, किसके ग्राउंड हो सकता है? जैसे आपका मतलब कि रेस हो गया, कास्ट हो गया, ठीक है, और सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, तो ये सब ग्राउंड जो है दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, आप मतलब किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका संबंध है। अब इसके हम क्लॉज, 4 क्लॉज हैं आई थिंक, नहीं 5 क्लॉज इसमें, सभी क्लॉज को देख लेते हैं। क्लॉज 1 क्या बोलता है कि स्टेट के पास, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को, किस आधार पे? मतलब वही जो आधार में होता है कि रेस हो गया, कास्ट हो गया, ठीक है, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ये सब। क्लॉज 2 क्या बोलता है? क्लॉज 2 बोलता है कि किसी भी सिटीजन को जो है पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई लाइबिलिटी नहीं लगाया जाएगा, या फिर कोई कंडीशन नहीं लगाया जाएगा। कहाँ पे? किसी होटल में हो गया, पब्लिक प्लेस, यानी होटल हो गया आपका, रेस्टोरेंट हो गया आपका, ठीक है, फिर पब्लिक इंटरटेनमेंट जहाँ हो रहा है, जैसे कि मतलब सिनेमा हॉल वगैरह हो गया वहाँ पे। इसके अलावा जो है आपका पब्लिक टैंक अगर सरकार ने टैंक लगाया है तो उसे पानी लेने का जो है राइट है उसके पास, उसके लिए आप डिस्कस नहीं कर सकते कि ये जो है एससी का, एसटी का या फिर कोई और है, तो उसको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका वेल है, कुआं वगैरह हो गया, गाँव में जैसे कुआं वगैरह होता है तो वहाँ भी जो है वो भी क्या है, गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। तो सभी के पास इक्वल राइट है। इसके अलावा रोड हो गया आपका, सड़क पे भी चलने का इक्वल राइट है, कोई व्यक्ति जो है सड़क पर रोक नहीं सकता। तो उसके बारे में, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो क्या, एक तरीके से जितने मतलब पब्लिक सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो है उनको प्रोटेक्शन देता है ये, ठीक है। क्लॉज 2। क्लॉज 3 क्या बोलता है? क्लॉज 3 बोलता है कि जो है स्टेट के पास पावर है, द स्टेट शैल हैव पावर टू
मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रेन या फिर वुमेन। इसलिए देखिए चिल्ड्रन और वुमेन के ऊपर में पे जो है ये नए नए लॉज जो है बने हैं, स्पेशल प्रोविजन प्रोटेक्शन दिया जाता है। मतलब कि योजनाओं के द्वारा जो है, विभिन्न योजनाओं के द्वारा उनको जो है विभिन्न क्या मतलब होता है, विभिन्न जो है प्रिविलेज दिया जाता है, राइट, एक्स्ट्रा राइट ये दिया जाता है। ठीक है, ये क्लॉज 3 में ही होता है, जितनी भी योजना वगैरह आते हैं बच्चों संबंधित, महिलाओं संबंधित। चौथे में देखते हैं आपका चौथा क्लॉज क्या है। चौथा क्लॉज आपका उससे है कि जो है रिजर्वेशन से आपका है, इसको ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका ऐड किया गया था 1951 में हुआ था। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। एग्जाम पूछता है प्री में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किस सन में हुआ था? 1950, 51, 52। तो इसका आंसर है 1951। ये रिजर्वेशन है किसमें? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक, रिजर्वेशन की बात करता है। तो यानी कि 1951 में रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक, कि जो है इसमें बोला गया था कि स्टेट जो है, स्टेट के पास स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में, उनके लिए जो है स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, जैसे रिजर्वेशन वगैरह। और इसके अलावा SC हो गया, ST हो गया। ठीक है, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। इसके अलावा इसका जो जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो है चंपाकम दोरई राजम। चंपाकम दोरई राजम, ये तो बहुत फेमस केस, सबसे पहला केस यही है रिजर्वेशन के ऊपर वगैरह। फिर अगर केस हिस्ट्री में देखा जाए, सबसे पहला केस जो यही आया था इंडिया में आज़ादी के बाद, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के बाद। चंपाकम दोरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का है। ठीक, तो इसमें क्या, इसमें ये केस किस संबंधित है? ये केस था जो है आपका कि रिजर्वेशन, इसके अमेंडमेंट इस केस में क्या मतलब कि डिमांड था कि रिजर्वेशन दिया जाए मेडिकल कॉलेज में। तो इस केस में कोर्ट ने जो है डिनाई कर दिया था रिजर्वेशन देने के लिए। लेकिन बाद में ये जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें जो है रिजर्वेशन दिया किसमें, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए। ठीक, अब इसका क्लॉज 5 क्या बोलता है? क्लॉज 5 को ऐड किया गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। ये बोलता है कि रिजर्वेशन के बारे में बोलता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो गया, या फिर SC ST हो गया, जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, वो पब्लिक था, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, दोनों सेम है। ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सा है? अशोक कुमार ठाकुर का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, ये है। इसके अलावा और भी अगर रिजर्वेशन के संबंध में केस देखना है, केस रिजर्वेशन के संबंध में कौन कैसे कहते हैं, जैसे आपका MR वाला जी हो गया, स्टेट ऑफ मद्रास, आई थिंक ये भी है। इसके अलावा आपका मंडल केस हो गया। मंडल केस को हम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये केस आपका आंसर 1980 या 83 का है। ठीक है, इसको मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, 1980 या 83 का है, या 1993 का ही है, और 1993 का ही केस है। मंडल कमीशन या फिर इंदिरा साहनी वर्सेस, इसमें जो है सीलिंग कर दिया गया था कि जो है आप जो है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं किसी भी, कहीं पर भी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई भी हो। ठीक, उसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट केस देखना है तो ये देख लीजिए आप, वालसम्मा पाउल बस कोचिन यूनिवर्सिटी। इसमें बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई मतलब कि व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो है जनरल कैटेगरी से आता है। ठीक है, लेकिन उसको जो है एडॉप्शन के द्वारा या तो मैरिज के द्वारा, या तो कोई व्यक्ति या बच्चा है जो भी है, ठीक है, या फिर कन्वर्जन के द्वारा, अगर वो जो है निचले उसमें कास्ट में जाता है, यानी OBC में जाता है, या SC में या ST में जाता है, तो उसको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोला गया था वालसम्मा पाउल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी। 3 केस है, पहले MR वाला जी, दूसरा है मंडल कमीशन, तीसरा है वालसम्मा पाउल का केस है, याद रखिएगा। इसके पहले अशोक कुमार ठाकुर का केस है, जिसमें जो है इसकी वैलिडिटी को 93rd वैलिडिटी को जो है डिक्लेयर किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसको दिया गया था। ठीक है, ये भी आई थिंक 5 जजेस बेंच है, ये भी 1993 का ही केस है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आर्टिकल 15 के बारे में हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्पोज अंडर विच आर्टिकल। किस आर्टिकल में इम्पोज किया गया? हमने बता दिया है कि आर्टिकल 19 में 2 क्लॉज है, एक में जो है आज़ादी देता है, एक में जो है आज़ादी छीनता है। ठीक, ये याद रखिएगा।
देना छीनना, ठीक है। देना का क्या शॉर्टकट है, SAAMRT सम्राट, और छीनने का क्या है, SSICD, FD या CD कर दो, FDCD, ठीक है। एस से क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ऐसे क्या है आपका, आप असेंबली कर सकते हैं, पीसफुल लेकिन असेंबली कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ना है तो आपको IPC पढ़ लीजिएगा 141 में, वहाँ भी जो है अनलॉफुल असेंबली बर्बाद करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एसोसिएशन वाला है, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था, और इसके अलावा जो है आर्टिकल 43B में जो है इसको रखा गया है, ठीक है, प्लेस किया गया। इसके अलावा आर्टिकल पार्ट 9B के आर्टिकल 243ZH से लेकर ZT तक है, ठीक है। और उसके बाद R में जो आपका रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है। टी में SAAMRT, एम में आपका मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव वगैरह कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। तो ये सब जो है आपका दिया हुआ है, ठीक। बाकी तुमने सब पढ़ाई दिया, ठीक। तो इसका सिंपल क्वेश्चन आंसर इसका होगा, ठीक है। क्लॉज 2 दो ही क्लॉज है, दो ही होगा, पहले में देना, दूसरे में, पहले में देता है, दूसरे में छीनता है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। पहली बात हम लोग देखते हैं कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता क्या है। अंडर आर्टिकल 14 मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 बताते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता क्या है। ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है पार्ट है। जैसे कि आप बिहार में बिहार एग्जाम देते होंगे, बिहार जुडिशियल सर्विस, वहाँ जो है एक ही मात्र स्टेट है जहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है प्री में आता है और मेंस दोनों जगह आता है, और कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट है, लेजिस्लेटिव एक्सपेक्टेशन। पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 40 जैसा आपने बताया था, फिर से रिवाइज करवा देते हैं। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या खासियत है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश ऑरिजिन है, ठीक है, निगेटिव ऑरिजिन है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ लिया गया है जो कि एविडाइसी का है, और इसके अलावा रूल ऑफ लॉ जो है इसको बोला बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। ये कहाँ बोला गया था, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण में, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो क्या है, ब्रिटिश ऑरिजिन है, ठीक है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का है। रूल ऑफ लॉ में दो चीज़ आता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो इंडिया अप्लाई होता है यही दोनों, इसके अलावा एक और होता है वो इंडिया अप्लाई नहीं होता है, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब जो है इसके बारे में हो गया, ठीक है। और अब आगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। ये अमेरिका का ऑरिजिन है, ये पॉजिटिव जो कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये सब दोनों क्वेश्चन थे, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 40 मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि जो है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता क्या है। देखो, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मतलब होता है, लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, वैलिड, ठीक है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक, या फिर इक्वल। लेजिटिमेट वैलिड होगा तो इक्वलिटी आएगा ही, इसीलिए आर्टिकल 40 में इसको रखा गया है, तो मतलब लिंक किया गया है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है होप रखना, मतलब वैलिड और होप। मतलब कोई भी अगर लॉ बना है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अगर लॉ जो है बनाया गया है और जो भी प्रोविजन इसमें डाला गया है, ठीक है, तो हर जो भी सिटीजन है, ठीक है, वो चाहेगा कि जो भी प्रोविजन डाला गया है उसी हिसाब से जो है लॉ चले, ठीक है। तो सिटीजन का एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो भी लॉ जो है बनाया गया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है काम हो। जैसे मतलब इक्वलिटी का अगर रखा गया, आर्टिकल 40 में इक्वलिटी रखा गया तो सबके साथ इक्वलिटी की भावना हो, ठीक है, यही जो है सिटीजन चाहता है, आम नागरिक। इसी को बोलते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। मतलब जो भी लॉ बनाया गया है उसमें जो है जो लोगों के द्वारा जो मतलब आशा होप रखी जाती है कि मतलब ये काम होगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बस इतना हम लोग बेसिक समझना, ज़्यादा अंदर समझना, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है, ठीक। और इससे क्वेश्चन आना नहीं है। और एक चीज़ अगर समझना है तो एक चीज़ और समझ लो कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है ये दो चीज़ पे काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, PNJ पे काम करता है, और रूल ऑफ लॉ पे काम करता है। PNJ आप जानते हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो हमने बताया अभी को कि जो भी लॉ बनाया गया है उसको जो है इक्वली लोगों पर अप्लाई हो, यही है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आपका। प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस भी यही बोलता है कि मतलब कि जो भी जस्टिस हो उसको नेचुरली जो है लोगों को दिया जाए, वही है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। और रूल ऑफ लॉ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, रूल ऑफ लॉ दो चीज़ की बात करता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ जो है सबसे सुप्रीम, उसके ऊपर कोई नहीं है, और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, और लॉ के सामने जो है सब जो है इक्वल है,
तो इसीलिए आर्टिकल 14 में जो है इसको रखा गया लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को। ठीक, ये समझिए ना, बस इतना ही था इसमें समझने के लिए। बेसिक बता दिया, बाकी तो कोई आना नहीं है इतना अंदर, तो इतना जानने का मतलब नहीं है। ठीक, तो इसका क्या होगा आर्टिकल 14 का, इसका आंसर रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। वह चैलेंज किस किस्म में चैलेंज किया गया था? तो ये बहुत ही मतलब कि कहीं एग्जाम अभी तक नहीं आया, ये पहली बार एग्जाम में आया है। इसको याद कर लो कि चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जो है केस बोला गया था। ठीक, क्या बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दिया गया था, किसको दिया गया था? भोपाल गैस लीक डिजास्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985, जिसको चैलेंज किया उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी केस को दिया गया था। ठीक है, भोपाल गैस लीक का बात हुआ है, सबसे बड़ा अभी तक का भारत का जो है सबसे बड़ा ट्रेजिडी कह सकते हैं आप, भोपाल गैस लीक केस। ठीक है, ये कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें किस चीज़ का जो है क्या मतलब कि जो है कौन सी गैस इसमें जो है लीक हुई थी? लीक कौन सी गैस हुई थी? ये आपका लीक होता है MIC मिक जिसको लोग बोलते हैं, ये GS में आ सकता है। इसका मतलब होता है मिथाइल आइसो साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? बहुत जहरीला पदार्थ होता है साइनाइड। अगर साइनाइड कहीं लगा समझिए बहुत जहरीला पदार्थ है। ठीक है, साइनाइड को जहर के रूप में भी यूज करते हैं और फिर बम वगैरह के रूप में भी साइनाइड यूज करते हैं। तो MIC गैस था जिससे लीक होता है, जिससे करीब जो है सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो है काफ़ी लोग जो मारे गए थे, करीब 20,000 के करीब लोग मारे गए थे और 60,000 लोग जो है भर्ती किए गए थे अस्पताल में। तो भारत का सबसे मतलब बड़ा केस अभी तक का, सबसे बड़ा ट्रेजिडी आप कह सकते हैं। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है कौन सा रूल अप्लाई किया? रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई किया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है रूल अप्लाई किया, और जो है जो भी मतलब इसका मालिक था उसको जो है लाइबल हेल्ड किया, और कंपनसेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंपनसेशन जो है इससे अवार्ड किया। ठीक है, कंपनसेशन अवार्ड मान लो, कंपनसेशन अवार्ड किया। ठीक, यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये है क्या? देखो लायबिलिटी जो है दो प्रकार का होता है, आप पढ़ेंगे टॉर्ट में, ये सब बता दे रहा हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है स्ट्रिक्ट। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों है सेम चीज़ कहता है। ठीक है, अंतर है कि क्या है, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ना कि इंडिया अप्लाई होता है, और इसमें क्या है कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। मतलब अगर कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए लायबल हैं, तो आप जो है कोई एक्सेप्शन डिफेंस नहीं ले सकते कि जो है ये एक्सेप्शन जो आपको मिलना चाहिए। जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है ना, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अगर इस केस पढ़ना है तो आप देख लीजिए, उसका देख लीजिए केस टॉर्ट में है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है कि जो इसी से जो मतलब कि उसमें रखता है कि अपने घर में जो है कुछ पानी रखता है, सेब रखता है, रिजर्वायर बनाता है। ठीक है, बाद में रिजर्वायर फट जाता है तो बगल वाले जो वो था, क्या नाम था, फील्ड था जिसका जो ओनर था उसका, उसमें उसने अपना वो रखा था, क्या रखा था, कुछ रखा होता सामान वगैरह। ठीक है, वो क्या होता है, कोयला वगैरह रखा होता, कोल वगैरह रखा हुआ था। ठीक है, कोयला रखा हुआ था, कोयला रखा था, तो उसने क्या किया, तो उसके में पानी भर जाता है कोयल फैक्ट्री में, तो इससे नुकसान हो जाता है। तो यही पूरा रायलैंड फ्लेचर का केस, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई करता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी और या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर जो है कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखता है जो क्या है डेंजर है, जो डेंजरस थिंग्स है, उससे कोई नुकसान होता है तो वो व्यक्ति जो है एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल होता है। तो इंडिया में जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी अपनाया जाता है, क्योंकि जहाँ जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है, दोनों में यही जो है डिफरेंस है। ठीक, भोपाल गैस लीक वगैरह हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब टॉट का टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका चरण लाल साहू है, चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग CPC, देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन। CPC इंपॉर्टेंट है, CPC अच्छा लगता है। ऑर्डर 7, ठीक है, CPC क्या डील करता है? हमने अपना जो वीडियो बनाया हुआ है इसमें लिखा गया है, इसमें मतलब कि वीडियो इस टॉपिक पे है कि मतलब कि कैसे जो है सिविल सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, वहाँ से लेकर जजमेंट तक पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये जो है हमने एक वीडियो बनाया,
ठीक, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ऑर्डर 7 तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है, ऑर्डर 7 में प्लेट है, ठीक, ऑर्डर 6 में प्लेटिंग है, ऑर्डर 8 में OWS। आइए कुछ और चीज़ समझते हैं हम लोग। जैसे हमने ये बताया कि हमने एक वीडियो बनाया है कि यहाँ से लेकर मतलब प्लेट फाइल होने से लेकर या फिर कॉज ऑफ एक्शन से लेकर, ठीक है, पूरा जजमेंट तक जो वीडियो बनाया है, ठीक, अगर देखना है तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, देखना है तो देख लीजिएगा। उससे आपका जो जजमेंट जो CPC का जो बेसिक आपका नॉलेज जो है अच्छा हो जाएगा, मतलब बेसिक कमांड आपके ऊपर अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम लोग अभी समरी अगर देखना है समरी देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो है प्लेन से लेके जजमेंट तक जो है पूरा प्रोसीजर जो है ऑर्डर में कैसे याद करें। तो ऑर्डर में कैसे याद करेंगे, इसके लिए जो है एक शॉर्टकट भी आप अगर देखना चाहे देख सकते हैं। जैसे कि आपका ऑर्डर 4 हो गया, ठीक है, इसका शॉर्टकट है 4 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 में आएगा, ठीक है, ठीक है, फिर 10 में आएगा, ठीक, नहीं सॉरी ये गलत होगा, ऑर्डर 4 हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सूट हो गया, ठीक, फिर उसके बाद जो है प्लेन फाइल होता है ऑर्डर 7 में, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर 5 का सम्मन जाएगा, इसको जाएगा WS को जाएगा, WS डिफेंडेंट को जाएगा, डिफेंडेंट जो है ऑर्डर 8 में WS फाइल करेगा। इसके बाद जो है पार्टी को बुलाया जाएगा, ठीक, इसके बाद जो है आपका 14 और 15 होगा कि जो है केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फ्रेम इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू है, या फिर डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग है। इसके बाद जो है 16 में जाएगा, 16 में क्या होगा, विटनेस को बुलाया जाएगा, कॉल ऑन किया जाएगा, कॉल ऑन या सम्मन दिया जाएगा। इसके बाद 18 में आपका जो है हियरिंग वगैरह होगा, हियरिंग ऑफ एविडेंस और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है। फिर 20 में जो है आपका ऑर्डर हो जाता है। इसका शॉर्टकट देख लीजिए, 4 7 475 810, ठीक है, ऐसे 475 810। इसके बाद आपका 14 15 16, ठीक, 14 15 16, इसके बाद 18 और 20 याद रखिएगा। 475 810 14 15 16 18 20, यही जो है प्लेन से लेके आपका जजमेंट तक, पहले आता है जजमेंट आता है, फिर डिक्री आता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद जजमेंट में देखना है तो सेक्शन 3 पढ़ लो, सेक्शन 33 पढ़ लो, ठीक, यहाँ भी दिया, ठीक। डिक्री आपका दिया गया ऑर्डर 20 रूल 6 से लेकर आपका जो है 20 या 22 तक जो भी है ये आपका डिक्री में दिया गया है, ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो ऑर्डर 6 आपका क्या है, प्लेडिंग है। ऑर्डर 6 आपका क्या है, प्लेडिंग है। ऑर्डर 7 आपका प्लेंट है, ठीक है। प्लेडिंग में कौन कौन आता है, प्लेडिंग में प्लेंट भी आता है, WS भी आता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर 8 में आपका WS है, ऑर्डर 9 में आपका अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस है, ऑर्डर 10 आपका जो है, ऑर्डर 10 भी समझ लो। देखो ऑर्डर 10 में क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ये पार्टीज का एग्जामिनेशन है, ठीक। ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 10, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में बात करता है। इसी में जोड़ा गया एक नया रूल 1A 1B 1C, ये आपका ADR संबंधित है, ADR के अलावा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सेक्शन 89 पढ़ लीजिएगा, वहाँ भी ADR के बारे में दिया गया है। ADR का क्रम क्या है इसका, मतलब पहले क्या क्या होता है, इसके लिए जो है 4 प्रोसेस होता है, तो इसका 4 प्रोसेस का शॉर्टकट है ACGM, ACGM, ठीक है। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और मेडिटेशन, ये आपका जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया है, CPC ओरिजिनल CPC नहीं था, ये जो है आपको बाद में किसमें जोड़ा गया था, इसमें क्या नाम है 1999 में आई थिंक जोड़ा गया ये, ठीक। ADR आपका प्रोसेस ये अब जो है मैंडेटरी हो गया इसमें, ठीक है, इसको फॉलो करना मैंडेटरी होगा। आप देखिए जहाँ भी मतलब हाई कोर्ट वगैरह वहाँ भी ADR का एक जो अलग से जो है कोर्ट बना हुआ है, तो मैंडेटरी प्रोसेस है कि CPC में अगर कोई पार्टी आता है पहले ADR में जाएगा, ADR अगर सफल नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, ठीक है, तो उसके बाद जो है सिविल सूट इंस्टीट्यूट होता है। ये एक केस आपका ऐसे पड़ेगा, आई थिंक एफकॉन केस करके कोई, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर से केस है, उसमें जो है ADR के बारे में पूरा बताया गया, ठीक। तो ये हो गया ADR के बारे में। ऑर्डर 10 रूल 1A और रूल 1B और रूल 1C। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका रिटर्न ऑफ प्लेंट से। रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है कहाँ दिया गया है, ये 2020 का पेपर है राजस्थान JLO का, उसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था CPC वगैरह के बारे में, इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हम लोग रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है। रिटर्न ऑफ प्लेंट आपका कहाँ दिया है, ऑर्डर 7 रूल 10 में दिया गया है रिटर्न ऑफ प्लेंट, ठीक है। ऑर्डर 7 को थोड़ा देख लेते हैं हम। ऑर्डर 7 क्या है,
प्लेंट के बारे में। प्लेंट मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लेंट है, ठीक है। और इसका रूल जब 2 पढ़ेंगे ना, ऑर्डर 7 रूल का रूल 2 पढ़ेंगे जब, तो रूल 2 में जो आपको दिया है मनी सूट, मनी अगर सूट है तो जो है प्लेट में जो है क्या लिखेंगे, मनी सूट लिखना पड़ता है ना, ये इंपॉर्टेंट रूल है, पूछता है FD में, ठीक। अब आते हैं हम लोग रूल 10 पे आते हैं। ये रिटर्न ऑफ प्लेंट है, रिटर्न ऑफ प्लेंट ROP, ठीक। ये रिटर्न ऑफ प्लेंट किस बेसिस पे होता है, ये होता है ज्यूरिडिक्शनल के बेसिस पे। अगर मान लीजिए कोई प्लेंट आपने फाइल किया किसी ऐसे कोर्ट में जहाँ उसका जहाँ मतलब सूट का ज्यूरिडिक्शन मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, इसको जो है रिटर्न कर देगा कि आप जो है प्रॉपर कोर्ट में लेके जाइए मैटर को, ठीक। ये रिटर्न ऑफ प्लेंट हो गया, ठीक। इसके अलावा जो है ऑर्डर 10 रूल 1A जोड़ा गया, ऑर्डर 10A जोड़ा गया, सॉरी ऑर्डर 10A 10B जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था 1977 में, 1977 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक में बोलता है कि जो है डेट फिक्स होगा, 10A बोलता है कि फिक्स डेट होगा अपीयरेंस के लिए, फिक्स डेट। देखो एक प्रोसीजर को बता देता हूँ। देखो प्रोसीजर क्या है ना, आप प्लेंट आपने फाइल किया, ठीक है, आप कोर्ट के पास लेके गए प्लेंट, कोर्ट ने बोला कि यार हमारे कोर्ट में हमारे जुरिडिक्शन में ये मतलब कि मैटर नहीं आता, आप जो है प्रॉपर कोर्ट में लेके जाइए, तो यहाँ जो है कोर्ट जो है ऑर्डर 7 रूल 10 का जो है ऑर्डर इशू कर देता है। इसके बाद अगर आपको नहीं पता कि किस कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो ऑर्डर 7 रूल 10 देखेंगे उसके नीचे ABC करके क्लॉज दिया गया, जिसमें आदमी प्रे करता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो है हम किस कोर्ट में जो है इस मैटर को लेके जाएँ, ठीक। तो आपका जो है ऑर्डर 7 रूल 10A ना, ये आपका जो है यही बोलता है कि डेट फिक्स किया रहेगा अपीयरिंग के लिए, इस दिन आप आइए, हम बता देते हैं आपको, ठीक है। और उसका बाद जो है तो यही मतलब इसका प्रोसेस है। इसके अलावा ऑर्डर 10B अगर है तो 10B क्या बात करता है, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर करने का सूट टू प्रॉपर कोर्ट के पास। अगर मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ अपीलेट कोर्ट जो आपका है वो जो है भी मतलब बता सकता है कि किस कोर्ट में जो है आपका मैटर जाना चाहिए, ठीक। अगर निचली कोर्ट डिसाइड नहीं कर पाए तो आप अपील लेके सकते हैं इसके लिए, ये ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है ऑर्डर 7 रूल 10 का। इसका रेमेडी क्या होता है, ठीक। इसका रेमेडी क्या है, रिवीजन है, रेमेडी बता दे रहा हूँ। देखो ऑर्डर 7 रूल 10 आपका रिटर्न प्रिंट हो गया, आपके पास रेमेडी क्या है कि मतलब आपको लग रहा है कि सही कोर्ट है लेकिन कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, तो इसके लिए आप जो है रिवीजन ला सकते हैं। रिवीजन ये कहाँ दिया है, 115 में दिया गया है रिवीजन। रिवीजन किस लिए फाइल होता है, रिवीजन हमेशा जो है ज्यूरिडिक्शनल एरर पे होता है, हमेशा याद रखिएगा ये ज्यूरिडिक्शनल एरर पे जो है हमेशा रिवीजन होता है। रिवीजन का ग्राउंड ही है ये ज्यूरिडिक्शनल एरर, ये हमेशा हाई कोर्ट में ही फाइल होता है रिवीजन। तो आप हाई कोर्ट में से जाएंगे, रिवीजन का करना है, रेमेडी लेना है इससे ऑर्डर 7 रूल 10 से, ठीक। एक ही हो गया आपका। और इसके बारे में कुछ तो नहीं दिख रहा, ठीक है, और कुछ याद नहीं आ रहा है कुछ। ऑर्डर 7 रूल 10 के हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ तो यही सब है। इसके अलावा अभी वो पढ़ना है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पढ़ना है, तो ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ लो, तो हमारे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दिया गया, ठीक। तो ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम सभी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपका जो है बाकी जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो भी जो है साथ साथ आपका रिवीजन होते चले। ये समय काफ़ी लग रहा है लेकिन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आप जब भी जाएंगे तो आप लिंक करेंगे हमेशा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था और ऐसा मतलब यहाँ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ प्लेंट, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्या क्वेश्चन पूछा था, रिटर्न ऑफ प्लेंट इज प्रोवाइडेड, कहाँ दिया गया रिटर्न ऑफ प्लेंट, प्रोसीजर इसका दिया गया है, ये पूछा है इसका, ये ध्यान रखिएगा आप, इसको बता दे रहा हूँ मैं। देखो प्रोसीजर और रिटर्न ऑफ प्लेंट तो होता है, एक होता है रिटर्न ऑफ प्लेंट है, उसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया, एक होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11, इसका प्रोसीजर जो है कहाँ दिया गया है, CPC में किस रूल में दिया गया है, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ऑर्डर 7 रूल 10 में आप पढ़ेंगे क्लॉज 2 इसका, तो जो है यहाँ जो है प्रोसीजर दिया गया। इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में ऑर्डर 7 रूल आई थिंक 12 है, 12 में आप पढ़ेंगे तो जो है इसका जो प्रोसीजर दिया गया है। पूछा एग्जाम में ये 12 वाला भी, एक बार एग्जाम पूछा, ये किसी एग्जाम पूछा है कि 12 में जो है
ये पूछा था कि मतलब प्रोसीजर फॉर, इसी तरह पूछा था प्रोसीजर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट प्रोवाइडेड कहाँ दिया गया, तो सब लोग जो ये मार के आते हैं ऑर्डर 7 रूल 11, जबकि इसका आंसर था ऑर्डर 7 रूल 12। 12 में देखा गया तो जो है पता चला कि प्रोसीजर पूछा है, केवल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं पूछा है। ठीक, तो दोनों बता दे रहा हूँ मैं, प्रोसीजर चाहे पूछे रिटर्न का पूछे चाहे रिजेक्शन का पूछे। ठीक है, रिजेक्शन का पूछे रिटर्न का पूछेगा तो 10 रूल 10 के सब क्लास 2 में दिया है, और रिजेक्शन पूछेगा तो 12 में, रूल 12 में दिया है। ठीक, और अगर पढ़ना है रिजेक्शन के बारे में तो रिजेक्शन के बारे में क्या होता है, रूल 13 में दिया गया है फ्रेश सूट लेकर आ सकते हैं, इसका रेमेडी क्या है, इस पर 6 ग्राउंड दिया गया है इसमें। ठीक, अभी बता देंगे पूरा, आगे क्वेश्चन भी है इसमें तो पूरा ग्राउंड डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ये सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हो गया इधर का, तो इसका क्या है ऑर्डर 7 रूल 10 2 में। अगला क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर रिलेटिंग WS रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ दिया गया, मैंने बता दिया आपको ऑर्डर 8 में दिया गया। इसका हमने बताया था अभी को, प्लेंट से लेके जो है जजमेंट तक, इसका शॉर्टकट क्या है, आई थिंक क्या था इसका शॉर्टकट 475 810, ये फ़ोन नंबर याद कर लो आप। ठीक है, 475 810, ये 6 हो गया, 5 हो गया, 475 810, उसके बाद 14 15 16, उसके बाद 18 और 20, 18 और 20 है, 18 से 20 नहीं, 18 और 20 है। ठीक, याद रखिए जजमेंट लेके प्लेंट्स लेके जजमेंट तक पूरा प्रोसीजर यही है ही पूरा। ये देखो ये 4 में क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल सूट होता है। ठीक है, उसके बाद आप जब प्लेंट फाइल करेंगे, ये प्लेंट फाइल करेंगे तो जो कोर्ट जो है सम्मन भेजेगा किसको, डिफेंडेंट को भेजेगा, डिफेंडेंट को सम्मन जाएगा 30 दिन के अंदर, तो जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम क्या है 90 डेज है। ये किस केस में बोला गया था, बलराज तनेजा, बलराज तनेजा याद रखिएगा, वर्सेस सुनील मदान, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है 90 डेज है। बहुत लोग बोलते हैं कि 30 + 90 यानी 120 दिन, 120 दिन नहीं होता है। ठीक है, 90 ही फल होता है। क्योंकि ऑर्डर टाइम में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा, इसमें ADR वगैरह होता है। 14 में अगर हियरिंग ऑफ द पार्टीज होगा, 15 में अगर केस को नहीं लग रहा है, केस बन रहा है, तो मतलब डिस्पोज कर देगा कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में ही। ठीक है, 16 में क्या करेगा, फ्रेम करेगा, इशू सेटलमेंट करेगा, फ्रेम करेगा। ठीक है, 18 में आपका करेगा एग्जामिनेशन होता है ऑफ विटनेस का और रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस का। जैसा आपका पढ़ते हैं ना CRPC में, कौन से पढ़ते हैं आप, 311 और 313 पढ़ते हैं उसको, इसको पढ़ना है तो बता देते हैं भी शॉर्ट पढ़ते हैं। देखो 311 में क्या होता है ना कि सम्मन भेजना और एग्जामिन करना, किसका, विटनेस का होता है यहाँ पे 311 में, जबकि 313 में एक्यूज का होता है। ठीक है, ये बताते हैं, जल्दी बता दे रहा हूँ, एक्यूज का होता है। ठीक है, 311 क्या होता है, 311 जो हमारा है ये 2 पार्ट में है, एक मे है एक सैल है। ठीक है, मे वाला बोलता है कि आप सम्मन कर सकते हैं, किसी को एग्जामिन कर सकते हैं, री एग्जामिन भी कर सकते हैं। सैल भी ये बोलता है कि सम्मन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं। उसके लास्ट में बोला है क्या, फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, आई थिंक लिखा है जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, मतलब आप जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के बेसिस पे किसी को भी मतलब कि एक कोर्ट में बुला सकते हैं एग्जामिन करने के लिए। जैसे आपका कलेक्टर हो गया, कलेक्टर को क्वेश्चन होता है, कलेक्टर को बुला सकते हैं, हाँ बुला सकते हैं, किस बुला सकते हैं 311 में, किस ग्राउंड पे, जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। इसके बाद 313 देखो, 313 में जो है एक्यूज का एग्जामिनेशन होता है, या विटनेस होता है या एक्यूज होता है। ठीक, और आप जो पढ़ते हैं ना ऑर्डर 20 क्लॉज 3, वहाँ पे जो है विटनेस है आपका, कि विटनेस को आप कॉम्पल नहीं कर सकते। ठीक है, एक्यूज के बारे में कॉम्पल नहीं बोलता। 313 ये भी 2 पार्ट में है, में सेल। ठीक है, ये क्या करता है, ये कोर्ट को एग्जामिन करता है। ठीक है, ये सॉरी ये एक्यूज का एग्जामिनेशन करता है। ठीक है, और सेल में भी जो है एक्यूज का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद बता देंगे, बात कर लेंगे, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा है मे सेल, 311 में विटनेस है, 313 में एक्यूज आपका। ये किससे, ऑर्डर 18 से संबंधित है, ऑर्डर 18 का रूल 12 पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ना है आपको 18 में रूल 12 पढ़ लो। ठीक है, 18 में जो है आपका रूल जो है कौन सा, 17 पढ़ लो, ऑर्डर 18 में बस ये शायद 2 ही है। एक 12 में डिमीनर ऑफ फिटनेस है, डिमीनर ऑफ फिटनेस यानी कि करेक्टर देखता है, विटनेस करेक्टर कोर्ट देखता है कैसा है। ऐसा नहीं है कि मतलब विटनेस को तो पैसा देके बुलाया गया। ठीक है, ये आपका CRPC में दिया गया 280 में। इसके अलावा ऑर्डर 17 रूल 11 में एग्जामिनेशन होता है, जो हम बताएं 311 में, यही ऑर्डर 7 रूल 11 भी है, ऑर्डर 18 रूल 17 भी है। एक और था, एक नहीं है, बस ये था। ठीक है, वो था कि जो याद आ रहा है ऑर्डर 33 रूल 18, ये उससे था कि फ्री लीगल एड से, तो बताया हम लोग आपको फ्री लीगल एड, मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, सबसे पहला क्वेश्चन शायद फ्री लीगल एड था।
उसमें 3 केस था, महक हाँ का एमएच हॉस्कट का है, फिर हुसैन आरा खातून है, खत्री है। इस तरह अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज होता है। बस दिमाग में आप हर चीज़ रखिए, मैं क्या बता रहा हूँ उसको जो हर चीज़ दिमाग रखते चलिए आप। फिर आपका जैसे आप 2 महीने से तरह प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन था, रिटेन टेबल कहाँ दिया है, ऑर्डर रेट में दिया है, सिंपल है। ऑर्डर 10 में क्या दिया है, बता दिया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है, जहाँ पर एडीआर वगैरह होता है। एडीआर मैकेनिज्म, एडीआर को एक तरीके से क्या है, सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। सेटलमेंट मैकेनिज्म है जो मैंडेटरी होगा इस समय। कौन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सारी यही केस है, इसका इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डर 6 क्या है आपका, प्लेटिंग है, प्लेटिंग PLEADING। प्लेटिंग में आपके क्या आता है, प्लेंट आता है एंड WS आता है। एक चीज़ तो समझ लो, एक चीज़ और समझ लो आप, देखो प्लेटिंग में आपका क्या आता है ना, प्लेंट एंड WS आता है। प्लेंट एंड नहीं और है, और WS आता है, एंड नहीं है, ठीक है, और पूछता है ये। एंड आता है कि और आता है, तो और आता है प्लेंट और WS। ऑर्डर 7 में क्या है, प्लेंट है आपका, 2 पड़े हो, रिजेक्शन हो, रिटर्न और रिजेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस ऑर्डर में और रूल में CPC के पावर टू अपीलेट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट टू प्रॉपर कोर्ट हैज बीन गिवन, ठीक है। ये हमने आपको बता ही दिया कि किस ऑर्डर के रूल में जो है बोला गया कि पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट है टू ट्रांसफर सूट टू प्रॉपर कोर्ट। ये बताया ना, अभी को 10A दिया गया है, 10B जोड़ा गया है, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था, 1977 में, आई थिंक 1977 ही था, जोड़ा गया था, ठीक है। 1977 में ये भी जोड़ा गया आपका, कैविएट पढ़ते हो ना आप, कैविएट शायद, हाँ कैविएट ही है, हाँ कैविएट ही आपका, कैविएट आप पढ़ते हो ना 148A में, 148A में आपका है 90 डेज का पीरियड लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये जो है ऐड इसी में किया गया, ये भी 1977 में ऐड किया गया। एडीआर आपका कहाँ किया गया, एडीआर जो आपका 1999 में ऐड किया गया, ये आप याद रखिएगा सर। तो ये कहाँ दिया गया, ऑर्डर 7 के रूल 10B में दिया गया। 10A में आपको ने बताया है कि डेट फिक्स डेट और अपीयरेंस कर देगा, तो मतलब आपको अगर नहीं पता है तो कोर्ट आपको बताएगा कि अगले दिन आप आइएगा, हम बता देंगे किस कोर्ट में जाएगा मैटर आपका, ठीक। इसके अलावा 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये क्या दिया गया, ऑर्डर 7 रूल 12, ऑर्डर 7 रूल 12, हाँ ऑर्डर 7 रूल 12 ये बोल रहा है। ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़े ना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पहले हमको पढ़ा देता है आपको। देखो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कौन कौन सा ग्राउंड है, 6 ग्राउंड दिया है, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 6 ग्राउंड है, याद कर लीजिएगा। पहला है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। बी में क्या दिया गया आपका, सूट जो है आपका अंडर वैल्यू है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, अंडर वैल्यूड है, बस शॉर्टकट याद रखिएगा। सी में आपका क्या है, कोर्ट फीस आपने पे नहीं किया है, आपने कोर्ट फीस ही नहीं पे किया। दूसरे में क्या है, आपने जो है डुप्लीकेट या फिर बार्ड बाय लॉ था, ठीक है। जो चीज़ बार्ड बाय लॉ था उसने आपने उसको जो पेश कर दिया, तो आपका कोर्ट आपका जो है प्लेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ABCDE मैंने पाँचवा बोलता है कि आपने जो डुप्लीकेट नहीं फाइल किया है, क्या नहीं फाइल किया, डुप्लीकेट प्लेंट, ठीक है। प्लेंट डुप्लीकेट कहाँ नहीं फाइल किया, ये कहाँ दिया गया आपका, ये आपका दिया गया है जो आप पढ़ते हो ऑर्डर, ये आई थिंक आपका ये ऑर्डर 26 के जो है ऑर्डर डुप्लीकेट है, तो आपका ये ऑर्डर 6 में दिया, ऑर्डर 7 में दिया, ऑर्डर 7 में दिया गया। ऑर्डर 7 का रूल 1 में पढ़ेंगे आप, आई थिंक वही दिया गया सब कुछ, ठीक है, कि जो है प्लेंट में, अच्छा वहाँ दिया गया है, बता दो। ये आपका दिया है ऑर्डर 4 रूल 1 में दिया, ठीक। ये आपको वहाँ दिया गया कि प्लेंट जो है डुप्लीकेट फाइल होता है, ठीक। इसके अलावा 26 भी दिया गया, ठीक है, एफिडेविट होगा, एफिडेविट होता है, ठीक। तो पांचवा क्या था, डुप्लीकेट था। और उसके बाद F जो कि लास्ट है, ये क्या कहा गया कि ऑर्डर 7 रूल 9 को फॉलो नहीं करता है। ऑर्डर 7 रूल 9 का बोलता है, सम्मन के बारे में बोलता है, क्योंकि 7 दिन के अंदर जो है आपको 7 डेज आपको जो है भेजना होता है, ठीक। ये जो है 6 ग्राउंड है, पहला है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है। दूसरा है सूट अंडर वैल्यूड था, ठीक है। तीसरा है कोर्ट फीस आपने पे नहीं किया, कोर्ट फीस मतलब कोर्ट फीस एक्ट 1870 कोर्ट फीस एक्ट पे नहीं किया। इसके अलावा बार्ड बाई लॉ है, ठीक है, लॉ ने इसको बार्ड किया गया, फिर भी आप जो है उस संबंधित प्लेंट लेके आ रहे हैं। डुप्लीकेट आपने नहीं किया प्लेंट, ठीक है। इसके अलावा जो ये दो, इसके अलावा जो है लास्ट क्या है, ऑर्डर 7 रूल 9 का आपको जो है कंप्लाई नहीं किया ऑर्डर को, तो जो आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगा।
ठीक। इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जो है इसकी रेमेडी क्या है, इसका रेमेडी जो आपको बता दिया है, इसकी जो है इसका रेमेडी ऑर्डर 7 रूल 11 का रेमेडी क्या है, आप जो है फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें रूल 13 में ये दिया गया है, ठीक है। रूल 12 मैंने आपको पढ़ा दिया है कि प्रोसीजर दिया था, प्रोसीजर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और अगर प्रोसीजर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट पूछे तो ऑर्डर रूल 10 डायरेक्ट पढ़ते हैं, रूल 10 का क्लॉज 2 ऑर्डर 7, रूल 10 का क्लॉज 2 दिया गया, ठीक। ये पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मैक्सिमम टाइम शैल बी गिवन टू द कोर्ट टू डब्ल्यू फाइल करने का क्या है, 90 में बना दिया। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन केस में 30 पहले होगा फिर 90 होगा, ठीक। और भी एक्सटेंड करवाना है तो आप जो है वहाँ जा सकते हैं, 148 में जा सकते हो, ठीक है। जहाँ बोलता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम बोलता है, ठीक है, यहाँ पढ़े होगा आपने एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, ये आपका 30 डेज करवा सकता है, ठीक है। ये एक इनहेरेंट पावर ही है, ठीक है। इनहेरेंट पावर अगर आपको कोर्ट से अगर दिया गया है, कोर्ट से अगर आप मतलब कोर्ट आप अगर इनहेरेंट पावर यूज़ कर रहा है तो जो है 148 है। अगर आपका सीपीसी आपको इनहेरेंट पावर कोई दे रहा है तो आपका 151 है, याद रखिए। ये 151 क्या है, सीपीसी है, 151 सीपीसी आपको इनहेरेंट पावर दे रहा है। 148 जो है ये जो कि कोर्ट आपको जो इनहेरेंट पावर देता है, कोर्ट को अपने इनहेरेंट पावर जो है लेता है 30 डेज का एनलार्जमेंट ऑफ टाइम के रूप में। सीपीसी याद रखिएगा 151 वाला। ये देखिए यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक। तो आप वहाँ से बढ़ा सकते हैं 30 दिन और, जैसे यहाँ दिया गया 30 + 30 और मैक्सिमम 90 हो सकता है। क्या चीज़ हो सकता है, सम्मन का, सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट WS का, अगर सम्मन का भी होता है, सम्मन का केवल 30 डेज होता है। ऑर्डर 5 में देखिएगा, ऑर्डर 5 रूल 9A पढ़ लीजिएगा, दस्ती सम्मन है, ठीक है। रूल 20 पढ़ लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन सम्मन है, ठीक है। रूल 9 पढ़ लीजिएगा, जनरल सम्मन है, ठीक है। रूल 24 पढ़ लीजिएगा, आपका प्रिजन से संबंधित है, जेल में अगर है तो क्या संबंध, ठीक है। ये सब संबंध के प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफ़ी डिस्कस हो जा रहा है, ठीक। ये है व्हेन एनी पार्टी फ्रॉम होम ए रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फेल टू प्रोड्यूस द सेम विद इन फिक्स टाइम बिफोर द कोर्ट। ये बोल रहा है कि एक कोई पार्टी है, ठीक है, फ्रॉम होम ए रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, जैसे मतलब कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करना था, लेकिन वो जो है रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, फेल हो गया प्रोड्यूस करने रिटन स्टेटमेंट विद इन टाइम के अंदर बिफोर द कोर्ट, तो क्या होगा। देखो ये सेक्शन उसका दिया गया है, अभी पढ़ा दूँ ना, तो पढ़ा दूँ। देखो इसका वो दिया गया है कि जो है एक होता है एक्स पार्टी, आप सुना होगा आपने, ठीक है, एक्स पार्टी आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसी का वो बोल रहा है कि अगर मान लो कि जो है प्लेंट WS फाइल नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा। दो सिचुएशन होता है एक्स पार्टी में, सर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक होता है ऑर्डर 8 रूल 10, एक होता है ऑर्डर 9 रूल 61A। ऑर्डर 9 रूल 10 में क्या होता है, WS आपने जो है फाइल नहीं किया और जो है डिफेंडेंट अपीयर हो गया। ऑर्डर 9 रूल 6 क्या होता है, WS आपने जो है फाइल तो किया, बट जब फिक्स डेट फॉर हियरिंग आया तो जो है डिफेंडेंट जो है वहाँ पर नहीं था। दो केस चुन होता है, एक होता है WS फाइल करने के पहले, एक होता है WS फाइल करने के बाद, ठीक। तो इस वाले केस में, दोनों केस में समझिए होता है क्या होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। तो वो जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले केस में बात कर रहा है कि WS फाइल नहीं कर, ठीक है। दोनों केस में एक्स पार्टी होता है। इसको सेटिस्फाइड करने के लिए आप ऑर्डर 9 रूल 13 में जा सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। पहले फर्स्ट रेमेडी आपको ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट रेमेडी आपका है, दूसरा रेमेडी आपको चाहिए तो आप ऑर्डर 43 में जो है आप अपील कर सकते हैं, अपील फ्रॉम ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपकी सेकेंड रेमेडी है, आप अपील भी कर सकते हैं ऑर्डर से, ठीक है। ये दोनों रेमेडी इसमें दिया गया है। ये देखते हैं क्वेश्चन है, व्हेन एनी पार्टी फ्रॉम होम WS इज रिक्वायर्ड, यहाँ रिक्वायर्ड है WS और WS फाइल नहीं किया, WS फाइल नहीं किया तो ऑर्डर 8 रूल 10 में आएगा, और WS अगर फाइल कर दिया और डिफेंडेंट नहीं आया तो ऑर्डर 9 रूल 61A में आ जाएगा। टू प्रोड्यूस सेम विद इन द टाइम फिक्स बिफोर द कोर्ट, तो क्या होगा, बोथ द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट एंड द कोर्ट में मेक ऑर्डर, ठीक है, यही होगा इसका, ठीक है, कि जो है कोर्ट प्रोनाउंस करेगा जजमेंट,
ठीक है, और ऑर्डर कर देगा। ठीक, ये होगा। इसका ये नहीं होगा, ठीक है, देखा जाए तो। देखा, ये सटीक लग रहा है। द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, कोर्ट जो है तुरंत जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन में 36 था आपका ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग है। प्लीडिंग मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर 6 में प्लीडिंग आपको दिया है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वेरिफिकेशन वगैरह कहाँ दिया है। जैसे आपका ऑर्डर 6 है ना, ये आपका रूल जो है 15 है, यहाँ जो है वेरिफिकेशन दिया गया है। ऑर्डर 6 रूल, ऑर्डर 6 रूल 16 में आपका जो है क्या दिया है, ये आपका जो है कंपलसरी अमेंडमेंट दिया गया है। ऑर्डर 6 रूल 17 में आपका क्या दिया गया है, ये आपका जो है वॉलंटरी अमेंडमेंट दिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। कंपलसरी और वॉलंटरी दो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आप जनरली पढ़ते होंगे कि अमेंडमेंट जो है ऑर्डर 6 रूल 17 में दिया है। ठीक, दिया है, लेकिन वो क्या है, ऑप्शनल है, यानी वॉलंटरी। ऑर्डर 6 रूल 16, ऑर्डर 6 रूल 17, ये आपका जो है कंपलसरी है, ये आपका वॉलंटरी है। ये किस ग्राउंड पे होता है, ये इस ग्राउंड पे होता है। पहला ग्राउंड ये मेंस में क्वेश्चन आया था, हरियाणा, बता दे रहा हूँ, हरियाणा का कि जब मेंस में आया क्वेश्चन, हरियाणा 2022 हुआ ना मेंस, उस समय ये क्वेश्चन आया था कि जो है क्या है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ग्राउंड क्या क्या है। तो पहला ग्राउंड क्या है, अननेसेसरी होना चाहिए। अगर अननेसेसरी आपका प्लीडिंग है, फ्रिवलेस है, वैक्सीसियस है, ठीक है, तो जो आपका जो आपको जो अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट करने की सकता है, जो मेकिंग क्या है कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपका जो है इम्ब्रेस और डिले ऑफ ट्रायल हो रहा है तो भी आप कर सकते हैं। तीसरा ग्राउंड है आपका जो है प्रिजुडिस कोई हुआ अगर, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं। चौथा ग्राउंड क्या है कि एब्यूज द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये प्लीडिंग आपने ऐसा बनाया जो एब्यूज करे प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो भी आपका जो है कंपलसरी अमेंडमेंट होता है वहाँ पे। ठीक, ये सब दिया है। ऑर्डर 17 जो है वॉलंटरी के बारे में बोलता है कि यहाँ पर जो है कोर्ट में लिखा गया है, किसी भी स्टेज, एट एनी स्टेज पे जो ये होता है, ये प्री का क्वेश्चन, एट एनी स्टेज, किस स्टेज पर, एनी स्टेज पे, यहाँ भी में लिखा गया है और एट एनी स्टेज है। ठीक, किसी भी स्टेज पे होता है ये। इसके अलावा ये पूरा हो गया इसके बारे में। इसके अलावा इसका रूल आप पढ़ेंगे कौन सा, 18 पढ़ेंगे, तो यहाँ जो है 14 डेज का टाइम दिया गया है, 14 दिन में जो है आप अमेंडमेंट कर लीजिए। और इसका अगर रेमेडी देखें, ऑर्डर 6 रूल 17 का, तो इसका रेमेडी क्या है, रिवीजन है। ठीक, ये आपका रेमेडी दिया हुआ है। तो ये पूरा जो है इसके बारे में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, कहाँ गया वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन आपको कहाँ दिया है, रूल 15 में दिया आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, ये सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच सेक्शन सीपीसी अपील कंसेंट डिग्री का अपील है। अपील आइए देख लेते हैं। देखो सीपीसी में क्या होता है, सीपीसी में अपील जो है एज ए मैटर ऑफ राइट, जो विक्टिम है या फिर जो भी अपील फाइल करना चाहता है वो फाइल कर सकता है एज ए मैटर ऑफ राइट, इनहेरेंट पावर एक तरीके से ये सीपीसी में। लेकिन सीआरपीसी में क्या है, एक्सेप्शन में आप जो है अपील फाइल करते हैं। ठीक, ये दो बात याद रखें। अपील कहाँ दिया आपका, दो जगह दिया है, सेक्शन 96 और 97, और इसके अलावा जो है ऑर्डर 41 में दिया। ठीक है, 43 में जो ऑर्डर से अपील दिया गया, ऑर्डर से अपील करते हो, ये क्या एक्सेप्शन है। ऑर्डर से अपील जनरल रूल है क्या, ऑर्डर से अपील नहीं कर सकते, हमेशा डिग्री से अपील होता है। 96 क्या बोल रहा है, 96 में जो है जनरल रूल ऑफ अपील है, जनरल रूल ऑफ अपील है। 97 क्या बोल रहा है, 97 बोल रहा है प्रिलिमिनरी डिग्री से अपील है, प्रिलिमिनरी डिग्री से जो है अपील होता है यहाँ पर। ठीक, प्रिलिमिनरी डिग्री से जो है आपका अपील होता है। अगर प्रीलिमिनरी डिग्री आपने प्रीलिमिनरी डिग्री फाइल हो गया, ठीक है, पास हो गया, आपने अपील नहीं किया, तो बाद में अगर फाइनल डिग्री पास होता है तो उस स्टेज पे आप जो है प्रीलिमिनरी डिग्री के ग्राउंड लेकर जो है अपील नहीं कर सकते आप फाइनल डिग्री के स्टेज पे। ये जो आपको बार किया जाता है, रोक लगाया जाता है। डिग्री कहाँ डिफाइन है, 2 में है। डिग्री मतलब क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, और होता है क्या होता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। किस कौन सा राइट, जो कंट्रोवर्सी इन द सूट है, कोई भी एक राइट हो सकता है या तो सभी राइट हो सकते हैं, ऑल राइट। कौन कौन सा डिग्री है और देख लो, डिग्री पढ़ना है तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है आपका डिग्री है। और इसके अलावा सेक्शन 144 यानी रेस्टिट्यूशन,
ये भी आपका डिक्री है। इन दोनों क्या बोलते हैं हम लोग, डीम्ड डिक्री बोलते हैं, डीम्ड डिक्री, यानी कि ये लोग डिक्री जो है माने गए, डीम्ड डिक्री। ठीक, और क्या डिक्री नहीं है, ये भी ऑर्डर 2 रूल 2 बोलता है। पहला है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर, और दूसरा है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डीडी, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब लोग इधर आते हैं 96 पे आते हैं। 96 क्या, जनरल रूल ऑफ अपील है। ठीक, इसमें 4 क्लॉज दिया गया, चारों क्लॉज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, चारों क्लॉज पूछता है। क्लॉज 1 दे देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 दे देगा, ठीक है। तो क्लॉज 1 जो है ये बोल रहा है जनरल रूल बोल रहा है कि अपील कर सकते हैं। दूसरे में आपका क्या बोल रहा है, एक्सपार्टी बोल रहा है, एक्सपार्टी से भी आप अपील जो है कर सकते हैं। ठीक, और तीसरे में क्या बोल रहा है आपका, कंसेंट डिग्री। कंसेंट डिग्री माने ऑर्डर 23, तो अपील नहीं कर सकते आप। ठीक है, 4 में बोलता है अगर आपका स्मॉल कॉजेज कोर्ट में जो है आपका मैटर जो है सॉल्व हुआ है और इसका जो अमाउंट है 10,000 के ऊपर होने चाहिए अगर आपको अपील करना है तो स्मॉल कॉज कोर्ट से। ठीक, तो ये तो अपील के बारे में पूरा हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसेंट डिग्री 93 हो गया, 96 क्लॉज 3 हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका सीपीसी रिजेक्शन कहाँ दिया गया, बता दिया मैंने 11 में। ठीक है, इसमें क्या दिया, 12 में क्या दिया, प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, प्रोसीजर। 13 में क्या गया, रेमेडी दिया है, फ्रेश सूट ला सकते हैं। 10 में जानते हैं, 10 में क्या दिया गया है, रिटर्न ऑफ प्लेंट दिया गया है। प्लेंट डस नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन बता दिया मैंने, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका जो है रूल 11 का जो है पहला क्लॉज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर 8 रूल 6 पार्टिकुलर सेट ऑफ। पार्टिकुलर सेट ऑफ कहाँ होता है, किस रिटन स्टेटमेंट पे दिया जाता है, रिटन स्टेटमेंट स्टेज पे जाता है। देखते हैं हम लोग के सेट ऑफ क्या है। ठीक है, सेट ऑफ मतलब क्या होता है, सेट ऑफ मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेप्ट होता है। एक मिनट, रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेप्ट होता है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ कौन फाइल करता है, कहाँ फाइल होता है, किसमें फाइल होता है, डब्ल्यू एस में फाइल होता है, डब्ल्यू एस। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6। ठीक, ठीक है, ऑर्डर 8 जो है रूल 6 क्या है आपका, सेट ऑफ है। ठीक, इसके अलावा जो है आप ये आपका सेट ऑफ है। इसके अलावा जो है आपका ये डब्ल्यू एस फाइल करता है, डिफेंडर फाइल करता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेप्ट होता है। ठीक, और सेट ऑफ में क्या होता है, रिकवरी ऑफ एसर्टेन सम ऑफ मनी होता है। ठीक है, सेम करेक्टर होना चाहिए, सेम करेक्टर होना चाहिए, पार्टी जो है सेम करेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ये सब है। और इसके अलावा जो है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन से बार्ड नहीं होना चाहिए, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक, ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर काउंटर क्लेम पढ़ना है तो ऑर्डर 8 रूल 6 ए से लेकर जी तक दिया है। ये ऐड किया गया 1977 में। ठीक, काउंटर क्लेम क्या होता है, एक तरीके से स्वार्ड है, यानी तलवार के रूप में काम करता है। जबकि आपका सेट ऑफ क्या है, सील्ड है, यानी प्रोटेक्शन देता है आपको। तो ये क्या है, स्वार्ड है। काउंटर क्लेम भी क्या है, कोई भी क्लेम, किसी प्रकार का क्लेम, कोई भी राइट है। ठीक है, उसमें क्या था, सर्टेन मनी था, इसमें कोई भी प्रकार का राइट जो आप क्लेम कर सकते हैं। और वही एसर्टेन सम ऑफ मनी इसमें भी है, एसर्टेन होना चाहिए जो भी है आपका राइट है चाहे क्लेम है। ठीक, तो इसमें वही सब है, पिक्यूनरी होना चाहिए। ठीक है, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा एक सेट ऑफ और आता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ आपका होता है ना, ये आपका दिया कहाँ दिया गया, ऑर्डर 20 रूल 19 के क्लॉज 3 में दिया गया। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया अदरवाइज, वहाँ से जो है ये जो है इक्विटेबल सेट ऑफ जो वर्ड जो है यहाँ से जो है ऑरिजिनेट हुआ है। इसका केस पढ़ना है, इसमें केस शायद वो है, क्या नाम है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ये क्या था, करमचंद थापा करके कोई केस, करमचंद थापा करके कोई केस था। उसमें ये जो है पहली बार आया था, डिफाइन किया गया कि क्या होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। ठीक, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि सेट ऑफ कहाँ होता है, फाइल डब्ल्यू एस के साथ होता है। ठीक है, ये होता है, एक वो चीज़ देख लो, जैसे प्लेंट हो गया, प्लेंट फाइल किया, उसका रिप्लाई जो होता है डब्ल्यू एस होता है। डब्ल्यू एस का रिप्लाई करना है तो रिप्लीकेशन होता है, रिप्लीकेशन के बाद क्या होता है, रिज्वाइंडर होता है। ये भी एक क्रम है, रिज्वाइंडर। ये कौन करता है, प्लेंटिव करता है, ये डिफेंडेंट करता है, ये प्लेंटिव करता है। ठीक है, ये डिफेंडेंट भी करता है। इस तरह जो है रिप्लाई पे रिप्लाई चलता रहता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एविडेंस का क्वेश्चन आ गया 86। ए विटनेस हुई अनेबल टू स्पीक गिव एविडेंस इन राइटिंग इन ओपन कोर्ट, सच टाइप ऑफ एविडेंस क्या होता है? ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो अनेबल यानी कि बोल नहीं पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डम्प बोलेंगे, डम्प विटनेस, डम्प इंग्लिश बोलते हैं ना, जो गूंगा होता है उसको डम्प बोलते हैं। डम्प कहाँ दिया गया, 119 आपको दिया गया है। ये क्या होता है, ओरल एविडेंस होता है, ये पूछा है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस कहाँ दिया आपका, 59 और 60 में दिया गया, 59 और 60 में दिया गया। ठीक है, और डिटेल समझना है तो ये समझ लेते हैं। देखो एविडेंस कहीं डिफाइन है, हाँ डिफाइन है, कहाँ डिफाइन है, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में है। ठीक है, सेक्शन 3 में दिया गया है। ठीक, एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस मतलब वहाँ बोलता है दो चीज़ होता है, एक होता है आपका ओरल, एक होता है आपका डॉक्यूमेंट्री, ओरल और डॉक्यूमेंट्री होता है। ठीक है, इसको डिफाइन क्या किया गया, उसमें डिफाइन किया गया कि ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है, जो कोर्ट परमिट करता है, ये पढ़ याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ओरल एविडेंस में क्या बोला है, इस सेक्शन 3 में कि ऑल जो भी स्टेटमेंट है जिसको कोर्ट परमिट करता है जो रिक्वायर्ड टू बी मेड होता है बिफोर द कोर्ट, उसको बोलते हैं ओरल एविडेंस। और डॉक्यूमेंट में क्या डिफाइन किया गया, डॉक्यूमेंट बोला गया ऑल, इसमें स्टेटमेंट है तो इसमें शायद था वो क्या नाम है, ऑल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हिस्सा था विच इज इंट्रोड्यूस विच इज इंस्पेक्ट फॉर इंस्पेक्ट बाय द कोर्ट, इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट जो होता है, इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट जो करता है उसे बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यही इसका डेफिनेशन, इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट है। ठीक, तो इसके बारे में हो गया, हम लोग को पता होगा एविडेंस। अब देखते हैं हम लोग एविडेंस कितने प्रकार का होता है। एविडेंस आपका डेफिनेशन हो गया, एविडेंस के टाइप देखते हैं, दो प्रकार का होता है, ओरल और एक होता है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। अभी बता देते हैं सब। ओरल आपका दिया गया है 59 और 60 में, डॉक्यूमेंट्री आपका दिया गया है 61 से लेके आई थिंक जो है 98 तक दिया गया। ठीक, 59 क्या बोलता है, 59 यही बोलता है कि मतलब कि जो है प्रूफ ऑफ फैक्ट, जो भी आप फैक्ट प्रूफ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ओरल एविडेंस की तरह होना चाहिए। यह बोलता है कि प्रूफ ऑफ फैक्ट ओरल एविडेंस के द्वारा होना चाहिए, एक्सेप्ट जहाँ मतलब कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इनको छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को छोड़कर जो भी फैक्ट आता है वो ओरल एविडेंस द्वारा प्रूव होना चाहिए। 60 बोलता है कि ओरल एविडेंस जो है हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या है, आपने जो है उसको देखा है या फिर सुना है, देखा है या फिर जो है अपनी इंद्रियों द्वारा उसको जो है महसूस किया, यानी परसीव्ड बाई सेंसेस। ये आपका बोला गया 60 में। और 60 में एक डॉक्टर आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है हियरसे का। हियरसे मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, जिसने ना तो देखा है ना सुना है ना ही परसीव्ड किया है, वो बस किसी दूसरे व्यक्ति से जो है उसको जानकारी पता चली है कि जो है इस जगह पे ये घटना हुई है, उसने ना देखा ना सुना है ना उसने जो है महसूस किया, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं, वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हियरसे एविडेंस। जिससे आपका क्या होगा, न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर होगा। ठीक है, या फिर आपका जो है आप वो देखते हैं टीवी पे देखते हैं, ठीक है, समाचार वगैरह देखते हैं, ये सब क्या है, हियरसे एविडेंस है, इसका कोई मतलब कि एविडेंस का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब आप आते हैं हम लोग किस पे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। डॉक्यूमेंट्री दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ दिया गया है, ठीक है, प्राइमरी आपको दिया गया 62 में और 64 में दिया गया है। सेकेंडरी कहाँ दिया गया, 61 में आई थिंक, 63 में दिया गया और 65 में दिया गया। 61 में तो ये बोला गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने प्रकार का होता है 61 में। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी है 62-64 है और सेकेंडरी आपका 63-65 है। ठीक, ये हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओरल एविडेंस का है। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 47A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, डिस्प्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एनी पर्सन कैन प्रूव्ड। इसका ये बोल रहा है 47A में जो दिया गया है, ठीक है, 47 में क्या दिया गया, 47 सिग्नेचर के बारे में दिया गया है। जो कोई भी अगर व्हेन द कोर्ट हैज एन ओपिनियन, जब कोई जो है वन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, कोई कोर्ट जो है ओपिनियन फॉर्म करता है तो उसके लिए जो है
है सिग्नेचर के बारे में, अगर कोई मतलब कि ओपिनियन लेता है किसी से, तो वो जो 47 में दिया गया, 47A में जो ए जोड़ा गया, इसको 2000 में जोड़ा गया, सेक्शन सन 2000 में जोड़ा गया, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह आ गया, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसलिए यहाँ पर आ गया। तो ये बोल रहा है कि कैसे प्रूफ होगा ये, ठीक है, तो कैसे प्रूव होगा, किसके द्वारा प्रूव होगा, ऑप्शन डी के द्वारा, यानी सर्टिफाइड अथॉरिटी के द्वारा प्रूव होगा। इसके अलावा आप जो है यहाँ पढ़िएगा 73A भी पढ़िएगा, वहाँ भी ये दिया है 73A, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर जानना है तो एक्सपर्ट यहाँ एक्सपर्ट कहाँ दिया ओपिनियन आपका 45 में दिया गया। ग्राउंड कौन कौन सा है, फॉरेन लॉ हो गया, ठीक है, या फिर साइंस हो गया, या फिर आर्ट हो गया, या फिर फिंगर प्रिंट हो गया, फिंगर इम्प्रेशन हो गया, या फिर आपका हैंड राइटिंग हो गया, ठीक। क्रिमिनल केस में जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिमिनल केस में प्रीवियस गुड कंडक्ट जो है एक्यूज कहाँ रिलीवेंट है। पहले हम देखते हैं कि जो है कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर के बारे में इंडियन एविडेंस जो है कहाँ कहाँ बात करता है। कैरेक्टर दो प्रकार का दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में। एक दिया गया आपका सिविल केस में, एक होता है क्रिमिनल केस में। सिविल में आपका जो है दो सेक्शन दिया गया, सेक्शन 52 और 55। क्रिमिनल आपका दिया गया 53 और 54। सिविल केस में क्या बोलता है, 52 में बोलता है कि जो है कोई भी कैरेक्टर जो प्रूव करता है कंडक्ट, कैरेक्टर जो प्रूव करता है कंडक्ट, वो क्या होता है, इररिलेवेंट होता है, ठीक। 55 में क्या बोलता है, 55 में वो बोलता है कि जो है कोई भी सिविल केस में कोई भी ऐसा मतलब कि कोई भी ऐसा थिंग, ठीक है, थिंग याद मान लो जो है अफेक्ट करता हो, किसको अफेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो अमाउंट ऑफ डैमेज को, तो वो जो है रिलेवेंट होगा आपका, ठीक है। ये बोलता है यहाँ पे, ये रिलेवेंट की बात करता है, ये रिलेवेंट की बात करता है। अगर अमाउंट ऑफ डैमेज आएगा तो रिलेवेंट होता है आपका। अब 53 की बात करते हैं हम लोग। 53 में गुड कैरेक्टर की बात करते हैं कि गुड कैरेक्टर के लिए संबंध में कोई व्यक्ति एविडेंस दे रहा है तो वो जो रिलेवेंट होता है, ये जो रिलेवेंट होता है। अगर बैड कैरेक्टर के बारे में दे रहा है तो जो है रिलेवेंट नहीं होगा। इसमें एक्सेप्शन दिया गया, 3 एक्सेप्शन दिया गया, एक्सेप्शन में जो है 3 एक्सेप्शन दिया गया। पहला होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो रिप्लाई में दे रहा है, अगर मान लो कि आपने गुड कैरेक्टर दिया तो उसके रिप्लाई में अगर गुड कैरेक्टर दे दिया और रिलेवेंट हो गया तो बाद में आप जो है बैड कैरेक्टर के बारे में जो है रिप्लाई कर सकते हैं कि इसका तो सही नहीं है, बैड इसका कैरेक्टर नहीं सही है क्योंकि ये जो है गुड दे चुका है। दूसरा है आपका इटसेल्फ जो है फैक्ट इन इशू हो। अगर मान लीजिए बैड कैरेक्टर जो है फैक्ट इन इशू हो, फैक्ट इन इशू क्या मतलब होता है, मेन जो मतलब इशू होता है जिसको मतलब कोर्ट डिसाइड करती है किसी भी जजमेंट के लिए, डिग्री के लिए या फिर केस के लिए, तो उसको बोलते हैं फैक्ट इन इशू। अगर अपने आप में फैक्ट इन इशू ही है तो जो है रिलीवेंट हो जाएगा। और तीसरा बोलता है कि जो है प्रीवियस कन्विक्शन अगर के संबंध में आप जो है दे सकते हैं बैड एविडेंस, ठीक। रिप्लाई, फैक्ट इन इशू और प्रीवियस कन्विक्शन, ये 3 है। इसके अलावा एक नया अमेंडमेंट किया गया इसमें क्रिमिनल वाले में, सेक्शन 53A जोड़ा गया है, 53A, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ये 2013 में ऐड किया गया, 2013 में ऐड किया गया, ठीक है। कि ये बोलता है कि अगर 376A से लेके E तक IPC यानी रेप केस, इसके अलावा 354A से लेके D तक यानी कि आउटरेप मॉडेस्टी वाला है, ठीक है। इन दोनों केस में अगर मैटर आता है और इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है उस महिला के संबंध में, उस फीमेल के संबंध में जो है उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर जनरल इमोरल कैरेक्टर के बारे में देता है एविडेंस, तो वो जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो वो जो इररिलेवेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इतना बहुत है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज रिलेवेंट कहाँ दिया गया, 54 में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट आपका क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। एडमिशन क्या है, हियरसे का एक्सेप्शन। एडमिशन का डिफाइन है, सेक्शन 17 में डिफाइन है। तो 17 क्या बोलता है कि ऑल स्टेटमेंट विच सजेस्ट एन इन्फेरेंस एज टू फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट, वो क्या होगा,
किया हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाता है। क्लियर से मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बड़ा सेशन हो गया ये वाला, ज़्यादा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट आ गया, ठीक है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट को हम जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं थोड़ा। देखो 15 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन केसेस। जो एक्सक्लूजन जो दिया ना, एक्सक्लूजन, ये आपका चैप्टर दिया गया पूरा। इसका चैप्टर लेके सेक्शन 12 से लेके 24 तक जो है पूरा जो है एक्सक्लूजन के बारे में बात करता है, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 15 जो सर्टेन केसेस जिसमें आपका हो गया सूट अपील हो गया, या तो एग्जीक्यूशन के बारे में, एग्जीक्यूशन अगर स्टे होता है या फिर जिसमें इंजंक्शन ऑर्डर इशू होता है तो उसमें जो है आपका डे एक्सक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका प्रीवियस सेंशन अगर आपको गवर्नमेंट लेना है किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, जैसे सेक्शन 80 हो गया आपका सीपीसी, ठीक है। सेक्शन 80 आपका सीपीसी हो गया, जहाँ आपको प्रीवियस परमिशन लेना पड़ता है। तो ये सब जो है आपका 2 महीने का जो है आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन एक्सक्लूड हो जाएगा सूट फाइल करने का। तो ये सब जो है यहाँ पर दिया गया सेक्शन 15 में। तो इसमें क्या होगा कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई, बता दे रहा हूँ मैं, ये लिखा गया यहाँ पर डज नॉट अप्लाई, कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो ये जो है आपका कहाँ नहीं अप्लाई होगा, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नहीं, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। अपील में जो अप्लाई नहीं था, अपील क्योंकि अपील के बारे में कहीं बात नहीं करता ये। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 14 of Indian Limitation Act, the time of proceeding bona fide in the court without jurisdiction is excluded. What kind of jurisdiction intended in this section? किस jurisdiction की बात करता है यहाँ, जो ऑल jurisdiction की बात करता है। सेक्शन 14 क्या बोलता है कि जो है jurisdiction के बारे में बोलता है, जहाँ पर जो है एक्सक्लूजन हो जाता है कि अगर आपने जो है सही कोर्ट फाइल नहीं किया, जैसे ऑर्डर 7 रूल 10 आपने पढ़ाया था कि रिटर्न अपडेट अगर फाइल नहीं होता तो ये जो है आपका डेज जो है कि किस कोर्ट में फाइल करें, कहाँ फाइल करें, ये सब डेज आपका जो है एक्सक्लूड हो जाएगा सेक्शन 14 में, इंडियन लिमिटेशन एक्ट में। अगला देखते हैं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ पोजेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। इमोरल प्रॉपर्टी फाइल करने के लिए जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है कितना है, तो इसमें 12 साल आपका, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या होता है, जो पीछे दिया ना पूरा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के पीछे जो है पूरा जो है लिमिटेशन का कि किस जगह पे कहाँ कितना लिमिटेशन होगा ये दिया है। इसमें इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवीजन इसका 3 पार्ट में डिवीजन। एक पार्ट में दिया, एक डिवीजन दिया। डिवीजन 3 पार्ट है, पार्ट तो कई सारे हैं लेकिन डिवीजन पार्ट 3 पार्ट है। एक होता है सूट, ठीक है, एक होता है अपील, एक होता है एप्लीकेशन। सूट आपका दिया कहाँ से दिया है, सूट आपका दिया गया 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 112 तक, ये इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल दिया गया, इसके अलावा और किस एक्ट में आर्टिकल दिया गया, तो ये आपको इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दिया गया। और ये आपको 113 से लेकर एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन ये आपका दिया गया, ये अपील है 113 से लेके 117 तक दिया गया। और लास्ट 118 से लेके 137 तक जो है आपका ये जो है अपील है, सेकंड वाला अपील है, ये जो है आपका अपील है, ये आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका 37 दिया है, 137 में क्या दिया गया है कि अगर कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया किसी भी सूट के लिए तो उसका जो है लिमिटेशन कितना होगा, 3 साल होगा। इसी तरह सीआरपीसी में अगर लिमिटेशन पढ़ना है तो 300, आई थिंक 300 कहाँ से लेकर 367 से आई थिंक है, 367 लेकर 371 वगैरह 467, सॉरी 467 लेकर 471 की 72 तक कैसे दिया, 72 तक दिया हुआ सर, ठीक है। 72 73 दिया, 473, 467 से लेकर 473 तक दिया सीआरपीसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ये वाला क्वेश्चन, in which of the case Indian Limitation Act providing computing on period limitation for appeal, review, revision in the time required for obtaining copy of decree or order appeal shall be excluded, 12(2) में दिया गया, ठीक। ये 12(2) में दिया गया कि लीगल प्रोसीडिंग का एक्सक्लूजन होता है। 12 क्या है, सेक्शन 12 जनरल रूल है, किसी भी अपील हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सूट हो गया, उसमें जो है जिस दिन जो है आपने सूट फाइल किया, अपील फाइल किया या फिर एप्लीकेशन फाइल किया, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा उस दिन को। तो 12 में दिया गया। 12 का 2 में क्या आ गया कि सूट अपील एप्लीकेशन जिस दिन जो है वो जो है अपील में जाएगा, या तो अपील करना आपको, रिवीजन करना है सूट अपील एप्लीकेशन का, मैं अगर अपील वगैरह रिवीजन हो रहा है इसमें जो है डेट ऑफ डेट ऑफ जजमेंट और प्लस ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ जजमेंट,
ये दोनों जो है लिमिटेशन जो भी होगा ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ये 12(2) में दिया गया है, ठीक, ये सब दिया गया इसमें। इसके अलावा 12(2) में जो है जैसे और हो गया, मतलब जैसे आपका कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में हो गया, आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में, तो उसमें जो जजमेंट ऑफ कॉपी देने में देखना होता है समय, वो सब एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इन विच आर द फॉलोइंग, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 रिलेटिंग एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस ऑफ लीव टू सी पाउपर। तो पाउपर देख लो एक बार। तो पाउपर के लिए दिया गया सेक्शन 13 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, सेक्शन 13, ठीक है, 13 में दिया है। सीपीसी में देखना है तो ऑर्डर 33 देखना, वहाँ भी दिया है, ठीक, पाउपर के बारे में। तो मान लो कि आपने यहाँ पर जब पाउपर का एप्लीकेशन फाइल किया, तो यहाँ पर जो कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो आपको मिलना चाहिए या फिर आपको नहीं मिलना चाहिए या फिर आपको मिलना चाहिए, दोनों कोई भी रहे, तो ये जो दिन है ना, ये आपको जो लगा समय, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये बोलता है सेक्शन 13, ठीक। तो ये पूरा क्वेश्चन आज का एमसीक्यू जो है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिएगा, थैंक यू।